हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़। आज के वीडियो में बेटा हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जिन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे वो होंगे बेटा आर्टिकल के मीनिंग, आर्टिकल के टाइप्स, आर्टिकल की पोजीशन और आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी एरर्स होते हैं उसको स्पॉट करना, उनको रेक्टिफाई करना। और बेटा मैं इस वीडियो में आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं ये तो आपको पता है भाई, 2 टाइप के होते हैं, लेकिन एक्चुअल में और भी आर्टिकल के अलग अलग बेसिस के आधार पर टाइप्स होते हैं। और इस वीडियो में बेटा मैं आपको आर्टिकल के बेसिक जो वेरी बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर करवाना चाहता हूँ। बेटा मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना, मुझे अभी नहीं पता एग्जैक्टली कितने मिनट का ये वीडियो बनने वाला है, लेकिन बेटा इस वीडियो में जो भी आपको बताई जाएंगे ना चीजें वो बहुत ही क्वालिटी वाली होंगी और आपका टाइम वेस्ट करने वाली कोई चीज होगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँ कि जो द है उसको डेफिनेट आर्टिकल ही क्यों कहते हैं और ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल ही क्यों कहते हैं। बेटा इसके पीछे भी रीजन है, बहुत सारे रीजन है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में बेटा हम ये भी देखेंगे कि अगर आपको आर्टिकल का इस्तेमाल एक सेंटेंस में करना है तो आप उसको किन किन संज्ञाओं से पहले या किन किन शब्दों से पहले यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है बेटा कि आपको ये वीडियो वास्तव में देखना चाहिए। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग के बारे में, आर्टिकल एक्चुअल में होता क्या है। आर्टिकल्स आर दोज लेटर और वर्ड्स विच आर ऑलवेज रिटन बिफोर ए नाउन। तो बेटा जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो या तो अक्षर के रूप में हो सकता है या शब्द के रूप में हो सकता है। जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा होगा, ए एक अक्षर है जबकि एन और द क्या है बेटा, शब्द है। तो ये जो अक्षर या शब्द हो सकते हैं विच आर ऑलवेज रिटन बिफोर ए नाउन। बेटा हमेशा ध्यान रखना आर्टिकल का यूज हमेशा किससे पहले होता है, नाउन से पहले। अब अगर हम बात करें कि जो आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं तो आप में से कुछ कहेंगे सर 3 होते हैं, ए एन और द। ठीक है, आप भी सही कह रहे हैं। और मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई डेफिनिट और इनडेफिनिट 2 तरह के आर्टिकल होते हैं तो बेटा आप कंफ्यूज मत हो ना। आप चाहे जैसे इसको बोल सकते हैं, आप चाहो तो कह सकते हो कि सर आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ए एन और द। तो बेटा अब हमें ये देखना है कि वास्तव में जो द है इसको डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं और ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनिट आर्टिकल के बारे में और वो है बेटा द। तो देखिए आर्टिकल अबाउट विच एवरीथिंग इज क्लियर एंड प्रीवियसली टॉक्ड इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। तो बेटा डेफिनिट आर्टिकल यदि किसी नाउन से पहले लिख दिया जाता है ना तो उस नाउन के बारे में ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। मतलब आप उस नाउन के बारे में हर चीज के बारे में नॉलेज है, वो नाउन है कहाँ, वो नाउन किससे बना है, उस नाउन का नाम क्या है, क्या आप उस नाउन के बारे में जानते हैं। मतलब आपको उस नाउन से संबंधित संपूर्ण जानकारी पहले से ही है। तो ऐसे नाउन से पहले द लगा दिया जाता है यदि आपको पता हो कि भाई ये नाउन किससे रिलेटेड है या इस नाउन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी है तो आप उस नाउन से पहले द लगा सकते हैं। और इसीलिए बेटा किसी भी नाउन से पहले यदि द लिख दिया जाता है ना तो इसका मतलब ये है कि वो नाउन हमारे सामने क्लियर है, हम उसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, हमारे दिमाग में उसकी छवि है, उसकी तस्वीर है, इसलिए बेटा उस नाउन से पहले हम द का यूज करते हैं। इसी तरह से बेटा डेफिनिट आर्टिकल इज रिटन बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। बेटा एक चीज का ध्यान रखना कि जो द है ना उसका यूज आप एक वचन संज्ञा से पहले भी कर सकते हो, बहुवचन संज्ञा से पहले भी कर सकते हो, और जो अनकाउंटेबल है मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, जो लिक्विड चीजें होती हैं उनसे पहले भी आप द का यूज कर सकते हो। मतलब इसमें ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप इसका जो यूज है एक वचन से ही पहले करोगे या बहुवचन से पहले करोगे, सभी प्रकार की संज्ञाओं से पहले आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं बेटा। फर्स्ट है ही गैव मी द पेन। तो बेटा यहाँ पर जो पेन है वो एक वचन है, उससे पहले द का यूज कर दिया हमने। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है द डॉग्स वर बार्किंग। तो बेटा डॉग्स क्या है, बहुवचन है, इससे पहले भी हमने द का यूज कर दिया। थर्ड है आई ड्रिंक द जूस डेली। बेटा जूस यहाँ पर क्या है, लिक्विड चीज है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले भी हम द का यूज कर सकते हैं। और बेटा हम इंडेफिनिट आर्टिकल की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस को देखिए बेटा, इसमें लिखा है ही गैव मी द पेन। तो बेटा देखो यहाँ पर द पेन लिखा हुआ है तो पेन से पहले हमने द का यूज किया। तो इसका मतलब ये है बेटा कि जो पेन है वो किस कंपनी का बना हुआ है, उसका कलर कैसा है, वो कहाँ से खरीदा गया था, अभी फिलहाल वो घर में कहाँ पे रखा है, तो इन सभी चीजों की हमें जानकारी है। इसलिए बेटा इस पेन से पहले हमने द का यूज किया। और द का यूज करने से ये फायदा हो गया कि भाई इस पेन के बारे में जो पूरी जानकारी हमें मिलनी चाहिए थी या जो पूरी जानकारी है इस पेन के बारे में वो हमें ऑलरेडी है। अब जरा सोचो अगर मैं यहाँ पे पेन से पहले ए का यूज कर देता तो क्या हमें उस पेन के बारे में पूरी जानकारी होती? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं होती। अगर ये सेंटेंस इस तरह से होता ही गैव मी अ पेन,
तो बेटा उसने मुझे एक पेन दिया, ठीक है, उसने आपको एक पेन दिया, लेकिन क्या उस पेन के बारे में आपको पूरी जानकारी है? वो किस कंपनी का है, उसने उस पेन को कहाँ से खरीदा था, या फिर वो पेन की प्राइस क्या है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता। बस सिंपली आप उससे पेन ले लोगे और आप उसको यूज करना शुरू कर दोगे। तो ये डिफरेंस होता है बेटा किसी भी संज्ञा से पहले द लगाने का और किसी भी संज्ञा से पहले ए और एन लगाने का। तो चलिए बेटा, हमने डेफिनेट आर्टिकल के बारे में तो पूरी जानकारी ले ली। अब देखते हैं बेटा कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, कितने होते हैं और वो इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहलाते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं। उनमें फर्स्ट है बेटा ए और सेकंड है एन। अब देखते हैं बेटा इंडेफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं। आर्टिकल्स अबाउट विच नथिंग इज क्लियर एंड नॉट प्रीवियसली टॉक्ड आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो बेटा इंडेफिनिट आर्टिकल जो है ना, वो ऐसी संज्ञाओं से पहले यूज किया जाता है या लिखा जाता है जिन संज्ञाओं के बारे में कोई चीज क्लियर नहीं हो, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है और ना ही हमने उसके बारे में पहले कहीं बात की थी। तो ऐसी संज्ञाओं से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। इसमें एक शर्त है बेटा, जो ए और एन है ना, ये दोनों आर्टिकल हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले ही प्रयोग में लिए जाते हैं। अब एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो फर्स्ट में लिखा हुआ है आई सा अ मैन इन द मार्केट। मैंने एक आदमी को मार्केट में देखा। सपोज करिए आप मार्केट में थे और आपने एक आदमी को देखा, तो सीधी सी बात है आपको उस आदमी के बारे में पता नहीं है, क्योंकि मार्केट में आप भी जा रहे थे और वो आदमी भी जा रहा था, तो बस आपकी नजर उस आदमी पे पड़ गई। अब आपको उस आदमी का ना तो नाम पता है, वो कहाँ रहता है, उसके जगह का नाम, वो क्या करता है, कुछ भी नहीं पता। इसलिए बेटा इस मैन से पहले ए लगाया है। यदि सपोज करिए मैन से पहले अगर हम द लगाते तो इसका मतलब क्या होता? तो इसका मतलब यही होता बेटा कि आप उस आदमी के बारे में सब कुछ जानते हैं, उसका नाम, उसका पता, वो क्या करता है, उसकी उम्र क्या है, उसका आपके साथ में रिलेशन क्या है, मतलब सब चीजों के बारे में आपको जानकारी होगी तो ही आप बेटा द का यूज करेंगे। और अगर नहीं पता है तो बेटा आप ए और एन का यूज आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में लिखा है देयर वाज एन अम्ब्रेला ऑन द रूफ। अब बेटा अम्ब्रेला से पहले हमने यहाँ पे एन का यूज किया है, और एन का यूज क्यों किया है यहाँ पे? क्योंकि बेटा सीधी सी बात है, अम्ब्रेला के बारे में हमें अभी कुछ पता नहीं है, वो किस कंपनी का बना हुआ है या फिर किस कलर का है। तो उम्मीद है बेटा आपको डेफिनेट और इंडेफिनेट जो आर्टिकल है उसके बारे में अच्छी तरह पता चल गया होगा कि क्यों हम द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और क्यों हम ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट चीज बाकी है बेटा अभी, और वो है बेटा कि आप द को क्या कह के बुलाते हैं। THE द को क्या कह के बुलाते हैं बेटा आप? क्या तो आप द बोलते होंगे या दी बोलते होंगे या दा बोलते होंगे। आप में से ज्यादातर जो स्टूडेंट है ना बेटा THE को दा ही बोलते हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत है। तो चलिए बेटा अब हम इस द का प्रोनाउंसिएशन भी करना सीख लेते हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रोनाउंसिएशन ऑफ द। तो बेटा ध्यान रखना, यदि नाउन का फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करता है तो बेटा THE का जो प्रोनाउंसिएशन होगा इसका उच्चारण द होगा, जबकि किसी भी संज्ञा का पहला अक्षर का उच्चारण वोवल साउंड करता है तो बेटा THE को हम दी बोलेंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने लिखे हैं द टेबल, द अर्थ, द यूनियन। अब ये हुआ कैसे बेटा? तो बेटा देखो THE के बाद में जो नाउन है वो है टेबल। टेबल में जो टी है वो बेटा क्या साउंड क्रिएट करता है, कॉन्सोनेंट या वोवल? तो बेटा टी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है, इसलिए THE यहाँ पर इसको क्या बोला हमने, द। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल में हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है द अर्थ। तो बेटा सीधी सी बात है, अर्थ में जो ई है वो वोवल साउंड क्रिएट कर रहा है, इसलिए बेटा THE को क्या बोला हमने यहाँ पे, दी। इसी तरह थर्ड में देखें THE यूनियन, मतलब द यूनियन। अब यहाँ पे द क्यों बोला मैंने? क्योंकि बेटा जो यूनियन का यू है ना, ये वोवल साउंड नहीं कर रहा है, ये साउंड कर रहा है कॉन्सोनेंट, क्योंकि यू का जो प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पर यह आ रहा है, और यह जो हिंदी का क्या है बेटा, व्यंजन है, इसलिए बेटा THE का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, द। तो बेटा अब ध्यान रखना, आप कभी भी THE को दा मत बोलना, इसको या तो आप द बोलें या फिर दी बोलें। और अब बात कर लेते हैं बेटा पोजीशन ऑफ आर्टिकल, मतलब यदि आप आर्टिकल को किसी सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं तो बेटा आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल है वो किन शब्दों से पहले आएगा। तो इसके लिए बेटा मैंने 5 रूल्स बना रखे हैं और इन 5 रूल्स को इसी वीडियो में मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। तो बेटा देखिए, सबसे पहले हम रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, आर्टिकल प्लस नाउन। मतलब ये है सेंटेंस में यदि नाउन आ रहा है तो उस नाउन से जस्ट पहले आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है बेटा एग्जाम्पल, आई हैव ए टॉफी। तो बेटा यहाँ पे टॉफी एक नाउन है और नाउन से पहले मैंने ए का यूज कर लिया। सेकंड है आई हैव एन एक्स। तो यहाँ पर बेटा एक्स क्या है, नाउन है, और इस नाउन से पहले मैंने एन का यूज कर लिया।
और हाँ बेटा, यहाँ पे ए और एन का यूज क्यों हुआ, तो बेटा इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसी वीडियो के जस्ट बाद में। हो सकता है वो वीडियो जो है मैं 1 या 2 दिन बाद में आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दूं, लेकिन फिलहाल आपको इसकी पोजीशन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 2 की तरफ देखें, तो बेटा रूल नंबर 2 हमें ये कहता है कि यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव से पहले आपको बेटा आर्टिकल का यूज करना होगा, न कि जस्ट नाउन से पहले। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखें तो रवि इज द बेस्ट सिंगर, तो बेटा यहाँ पर सिंगर क्या है, नाउन, जबकि नाउन से पहले जो बेस्ट आ रहा है ना, ये बेटा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले बेटा आपको द का यूज करना चाहिए। इस तरह से आप नहीं लिख सकते कि रवि इज बेस्ट द सिंगर, जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा बेटा, और इस वजह से आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, नाउन और नाउन से जस्ट पहले द का यूज कर दिया। मैंने डेफिनेशन में बताया था ना कि भाई जो आर्टिकल होते हैं ना वो संज्ञा से पहले लिखे जाते हैं, लेकिन नहीं बेटा, हमेशा ही जो आर्टिकल है वो नाउन से पहले नहीं लिखे जाते। हमें ये भी तो देखना पड़ता है कि नाउन से पहले क्या क्या आ रहा है। तो बेटा यहाँ पर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, तो एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 3 की बात करें, तो बेटा इसमें यह है कि यदि नाउन आए सेंटेंस में, नाउन से पहले एडजेक्टिव आए, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आए, तो बेटा उस जस्ट एडवर्ब से पहले आपको आर्टिकल का यूज करना होगा। ना तो आप एडजेक्टिव से पहले करेंगे ना नाउन से पहले करेंगे। कंडीशन यही है कि यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों आ रहे हैं ना बेटा, तो आपको एडवर्ब से पहले ही आर्टिकल का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो बेटा जो बॉय है वो नाउन है, और नाउन से पहले इंटेलिजेंट जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, और जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पर जो वेरी है ना वो एडवर्ब है, और इससे पहले हम आर्टिकल का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए जो है वो मैंने एडवर्ब से पहले लिखा है बेटा। अब मैंने बेटा यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस नीचे दे रखे हैं, आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये गलती क्यों की है और इस तरह से ये सेंटेंस क्यों गलत हुए हैं। इसी तरह से बेटा यदि रूल नंबर 4 की बात करें, तो रूल नंबर 4 हमें ये कहता है कि यदि सेंटेंस सच, व्हाट और हाफ इन तीनों में से किसी एक से शुरू हो, तो बेटा आपको ध्यान रखना है, यदि केवल और केवल नाउन आ रहा है तो उससे पहले आप आवश्यकता अनुसार ए या एन का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना बेटा, इसमें आपको द का यूज नहीं करना है। यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो बेटा उस एडजेक्टिव से पहले आपको ए या एन में से किसी एक का यूज करना होगा। जैसे एग्जांपल में देखें तो बेटा फर्स्ट में लिखा हुआ है सच अ बॉय, तो बेटा ये सेंटेंस सच से शुरू हुआ है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया बेटा, ये जो नाउन आ रहा है उससे पहले मैंने आवश्यकता अनुसार ए का यूज कर दिया। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते ए सच बॉय, तो ये गलत होगा बेटा। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल आप अच्छी तरह से पढ़िए बेटा, मुझे उम्मीद है बेटा ये सेकंड सेंटेंस आप समझ जाएंगे। सेकंड सेंटेंस में जो ग्रीन कलर वाला सेंटेंस है ना वो तो सही है, और जो रेड वाला है वो गलत है। ये क्यों गलत है, अब मुझे तो पता है ना बेटा कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपने इतना वीडियो जब देख लिया ना तो हर कोई बच्चा सीख सकता है कि इसमें क्या गलती है। और बेटा आर्टिकल की पोजीशन से रिलेटेड जो लास्ट रूल है वो है रूल नंबर 5, और रूल नंबर 5 हमें ये कहता है कि यदि सेंटेंस में ऑल या बोथ आए ना बेटा, तो आप क्या करोगे, उस सेंटेंस में आने वाले जो नाउन है उससे पहले द का यूज करोगे, ए या एन का यूज नहीं करोगे। ठीक इसी तरह से यदि ऑल या बोथ से सेंटेंस शुरू होता है और उसमें नाउन आए और नाउन से पहले यदि एडजेक्टिव आ रहा है, तो बेटा उस एडजेक्टिव से पहले आप द का यूज करेंगे। फिर मैं कह रहा हूं आपको ए और एन का यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द किंग्स, तो बेटा यहाँ पर देखो किंग्स नाउन आ गया, नाउन से पहले हमने द का यूज किया है और उससे पहले बेटा ऑल आ रहा है। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल में देखें तो आई लाइक बोथ द शार्प नाइव्स, तो बेटा यहाँ पर नाइव्स नाउन है, नाइव्स से पहले जो आने वाला शब्द है शार्प, ये क्या है बेटा, एडजेक्टिव है, और जो एडजेक्टिव से पहले हमने यहाँ पे द का यूज किया है। अब ये रेड इंक वाला जो सेंटेंस है वो गलत क्यों है वो आपको अच्छी तरह से पता है। तो उम्मीद है बेटा आपको इस वीडियो में बताई गई जो सभी चीजें हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, और जो द का प्रोनाउंसिएशन दी होता है, द होता है या दा होता है, दा क्यों नहीं होता है ना, ये सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि यदि हमें किसी आर्टिकल का यूज किसी सेंटेंस में करना है तो बेटा उस आर्टिकल की पोजीशन के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। तो बेटा आपकी स्क्रीन पर जो ये ए और एन लिखा हुआ आ रहा है ना, तो इसको सोचकर आप ये मतलब सोच रहे होंगे कि यार ये तो इसका प्रयोग तो हमें आता है अच्छी तरह से। तो बेटा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, वास्तव में आपको ए और एन का प्रयोग सेटिंग से नहीं आता है। अगर आता है तो मुझे इसका जवाब देके बताओ। मुझे बताइए कि EWE से पहले ए आएगा या एन आएगा। बेटा अपने दिमाग से सोच के बताइए। मुझे पता है आप में से कुछ को तो इसका आंसर पता होगा, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वास्तव में इस वर्ड से पहले ए आना है या एन आना है बिल्कुल नहीं पता बेटा, है ना। तो इसी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ए एन का प्रयोग आपको अच्छी तरह से आता है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं।
तो बेटा हम ए और एन का प्रयोग समझें उससे पहले हमें ये समझना होगा कि वास्तव में जो ए और एन है वो इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों है। तो बेटा चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि ए और एन जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों है। बिकॉज ए एंड एन आर रिटन बिफोर सच नाउन्स अबाउट विच नथिंग इज क्लियर एंड हैवंट टॉक्ड एनीथिंग अर्लियर। तो बेटा क्योंकि ए और एन का प्रयोग ऐसी संज्ञाओं से पहले किया जाता है जिनके बारे में कोई चीज क्लियर नहीं होती है, उनके बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं रहती है और उनके बारे में हमने पहले कभी डिस्कस भी नहीं किया, ना उसके बारे में हमने कभी बातें की हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में है आई सॉ अ लायन इन द फॉरेस्ट। इसका हिंदी अर्थ होगा बेटा मैंने एक जंगल में शेर देखा। बेटा ठीक है, आपने शेर देखा तो है, लेकिन एक्चुअल में आपको उसकी प्रजाति के बारे में नहीं पता कि वो किस प्रजाति का शेर था, उसमें कितना वजन है, वो कहाँ रहता है, एक्चुअल में उसकी गुफा कहाँ है। बस सिंपली आप फॉरेस्ट में जा रहे थे और आपको यूं ही टहलते हुए वो शेर दिख गया। सेकंड सेंटेंस में है ही गेव मी एन ऑरेंज। किसी ने आपको एक ऑरेंज दिया। तो ठीक है, आपके पास ऑरेंज है हाथ में, लेकिन बेटा आपको अभी भी ये पता नहीं है कि वो ऑरेंज किस प्रजाति की है, उसको कहाँ से खरीदा गया था, वो किस भाव से मार्केट में बिकती है। बस सिंपली आपके हाथ में एक ऑरेंज है और आप उसको खाने का मजा लीजिए। तो चलिए बेटा अब हम बात करते हैं कि ए और एन का यूज आप करेक्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। आपने अब तक तो यही पढ़ा होगा कि भाई यदि संज्ञा का पहला अक्षर वोवल है, इंग्लिश का वोवल है, ए ई आई ओ यू में से किसी भी एक अक्षर कोई आ जाए तो भैया आप क्या करोगे, उससे पहले एन लिख दोगे। यदि उस संज्ञा का पहला अक्षर व्यंजन हो, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो 21 जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, अगर उनमें से किसी एक को पुट कर दिया उस नाउन के पहले अक्षर के रूप में तो आप उससे पहले ए का यूज कर दोगे। लेकिन बेटा ये जो पुराने तरीके हैं और जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो ना बेटा, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप अगर ऐसे यूज करोगे ए और एन का तो आप बहुत सारी गलतियां कर बैठोगे। मैंने यहाँ पर करेक्ट तरीके से लिख रखा है कि आपको ए और एन का यूज कैसे करना है। तो बेटा आपको एन का यूज तभी करना है जब किसी सिंगुलर नाउन का फर्स्ट लेटर आपको वोवल साउंड करे, मतलब उसके फर्स्ट लेटर का वोवल होना जरूरी नहीं है, उसमें से आवाज आनी चाहिए वोवल वाली। सेकंड है ए का यूज कब करोगे, जब सिंगुलर नाउन का फर्स्ट लेटर आपको कॉन्सोनेंट साउंड करे। अगर आपको ये चीज अभी भी समझ में नहीं आई है तो सिंपल सी बात है बेटा, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। फर्स्ट में लिखा है एप्पल्स। तो बेटा जब भी आपको अंग्रेजी की कोई संज्ञा दिखे तो उसके पहले अक्षर का हिंदी उच्चारण कर लो आप। तो यहाँ पर ए की ध्वनि क्या आ रही है, यहाँ पे ए आ रही है। तो ए बेटा हिंदी का स्वर है या व्यंजन है? तो बेटा सिंपल सी बात है, जो ए है वो हिंदी का क्या है, स्वर है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन। लेकिन बेटा एन अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो एप्पल्स है वो बहुवचन में है और मैंने कहा था कि ए और एन का यूज तभी करना जब संज्ञा क्या हो, एक वचन हो। चलो दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। एप्पल, यहाँ पर जो ये शब्द है उसका पहला अक्षर ए आ रहा है और उसका हिंदी उच्चारण क्या हो रहा है बेटा, ए। तो ये भी क्या है, हिंदी का स्वर, इसलिए बेटा एप्पल से पहले क्या आएगा, एन। थर्ड है यूनियन। अब यूनियन में देखिए बेटा यू है, यू का उच्चारण हिंदी में क्या हो रहा है, य। और बेटा यह क्या है, हिंदी का स्वर है या व्यंजन है? बेटा सीधी सी बात है, ये हिंदी का क्या है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ए। तो सिंपल सी बात है बेटा, किसी भी संज्ञा के पहले अक्षर का हिंदी उच्चारण यदि स्वर आ रहा है तो आपको एन यूज करना है, जबकि किसी भी संज्ञा के पहले अक्षर का हिंदी उच्चारण व्यंजन आ रहा है तो आपको उस संज्ञा से पहले बेटा ए यूज करना है। तो चलिए बेटा ऐसे कुछ एग्जांपल्स और भी देख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है आई मेट विद एमपी। तो बेटा एमपी में एम को कैसे लिखते हैं हिंदी में, ए और मैं। तो यहाँ पर पहला अक्षर क्या है बेटा, ए, और ए क्या है, हिंदी का स्वर है, व्यंजन स्वर है, इसलिए यहाँ पे आएगा बेटा एन। हालांकि एमपी में जो शुरू में आ रहा है ना अक्षर वो एम है, वो इंग्लिश का व्यंजन है, लेकिन इसको समझकर आप ए मत लिख देना। बस सिंपल सी बात ये है बेटा कि आपको ये देखना है कि जो भी संज्ञा है उसके पहले अक्षर का हिंदी उच्चारण स्वर है तो एन, और हिंदी उच्चारण व्यंजन है तो बेटा ए का यूज करना है। ऐसे सेकंड एग्जांपल में आप देखिए ऑनेस्ट गर्ल, ये होनेस्ट नहीं होता बेटा, ये ऑनेस्ट होता है। तो एच का जो उच्चारण है हिंदी में क्या आ रहा है बेटा, अ। तो ए तो क्या है बेटा, हिंदी का स्वर है, व्यंजन स्वर, इसलिए यहाँ पे आएगा एन। इसी तरह से बेटा थर्ड है एयर। बेटा ये हेयर नहीं है, हेयर की स्पेलिंग HAIR आती है, जबकि ये एयर है। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेटा एच का जो हिंदी में उच्चारण है वो क्या हो रहा है, ए। तो यहाँ पे ए क्या है, स्वर है हिंदी का, इसलिए यहाँ पे एन का यूज करेंगे। फोर्थ में इसी तरह से यहाँ पे एन आएगा। फिफ्थ में बेटा देखो ध्यान से, एरेसिस, मतलब यहाँ पे बेटा महिला जो उत्तराधिकारी है वो एक से ज्यादा है, तो बहुवचन संज्ञा से पहले हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे बेटा ना तो ए आएगा ना एन आएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 में एन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एच को नहीं देखना है, एच का हिंदी में उच्चारण हो रहा है ए और च, एच।
एच, इसलिए बेटा यहाँ पे शुरू में क्या रहा है ए, तो ए क्या है, स्वर है हिंदी का, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे एन। तो बेटा ये जितने भी एग्जाम्पल आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, उन सभी में एन आएगा। बस आपको करना क्या है कि इन शब्दों को आप कंठस्थ याद कर लेना और इनका जो उच्चारण है वो याद करना बहुत जरूरी है। बेटा हम आपको बचपन से कहते आ रहे थे, जब आप 3rd क्लास में थे, 5th में गए, 8th में आए, 10th में आए, 12th में आए, हम कहते आ रहे थे कि बेटा उच्चारण याद कर लो। लेकिन आपका जवाब क्या होता था, सर वहां पे लिखना ही तो पड़ता है एग्जाम में, लिख आएंगे सर, बोलने की जरूरत क्या है। लेकिन बेटा अब आर्टिकल में बोलने की जरूरत पड़ती है, इसलिए कह रहा हूं कि आप अभी भी इनके उच्चारण याद कर लेना। अब थोड़ा हम एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ देखते हैं। बेटा यहाँ पे लिखा है वन आइड मैन, मतलब एक आंख वाला आदमी, मतलब इसको ये बोल सकते हैं काना आदमी। लेकिन बेटा यहाँ पर देखो आप, वन का जो पहला अक्षर है ओ, उसका हिंदी में उच्चारण क्या हो रहा है, वह, और वह क्या है बेटा, हिंदी का व्यंजन। इसलिए बेटा व्यंजन होने की वजह से यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, ए। और इसी तरह से बेटा ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, इनके ब्लैंक्स में हम ए का यूज करेंगे। और वो क्यों करेंगे, क्योंकि आपको इसका उच्चारण याद करना ही होगा। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो मैंने लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने आपके सामने टेबल लिख दिया, चेयर लिख दिया, आई लिख दिया, ऑरेंज लिख दिया और आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया। नहीं, ये कंपटीशन एग्जाम्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही मैंने शब्दों को छांट कर यहाँ पे लिखा है। तो उम्मीद है बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए और एन का यूज कैसे करते हैं, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों है। और हाँ बेटा अब बात करते हैं, जो मैंने आपसे शुरुआत में जो एक सवाल पूछा था ना कि उससे पहले आपको ए लगाना है या एन, तो चलिए बेटा उसी सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और अब आप आसानी से उसका जवाब दे दोगे। और बेटा वो सवाल था EWE से पहले क्या आएगा। तो बेटा मैंने आपको इस शब्द का उच्चारण करके शुरुआत में नहीं बताया, क्योंकि मैं उच्चारण करके बता देता तो फिर आप आसानी से जवाब दे देते ना। तो इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पे अब इसका उच्चारण लिखा है, EWE को लिखते हैं हम यू। इसको एव मत बोलना बेटा, वो बिल्कुल गलत होगा। और यू का मतलब होता है भेड़ या मेमना। और इस तरह से यहाँ पे यह आने की वजह से खालिस्तान में शुरू में ए आएगा बेटा। यदि बेटा आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ाई करेंगे और डेफिनेट आर्टिकल में केवल एक आर्टिकल आता है और वो है बेटा द। अब आप ये कहोगे सर हमें तो द का यूज आता है, अच्छी तरह से आता है, हम तो बचपन से स्कूली लेवल से ही पढ़ते आ रहे हैं और द का प्रयोग तो हमें बिल्कुल 101% आता है। यदि बेटा आपको वास्तव में द का प्रयोग आता है तो जरा इसका आंसर मुझे देके बताइए। बेटा आपके सामने अभी 2 सेंटेंसेस आएंगे, उनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो बेटा ये रहे 2 सेंटेंस, फर्स्ट है आई विजिटेड द सुमात्रा, सेकंड भी है बेटा आई विजिटेड सुमात्रा। यदि वास्तव में बेटा आपको द का यूज आता है तो आप इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस सही है वो बता पाएंगे। यदि आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो बेटा ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है, ये वीडियो केवल उनके लिए है जिनको वास्तव में द का करेक्ट यूज समझना है। फर्स्ट पॉइंट है बेटा रिवर्स। तो बेटा आपको मैंने यहाँ पे कुछ रिवर्स के नाम लिख रखे हैं, लगभग ये 12 नेम्स हैं। तो और भी काफी सारी रिवर्स हैं जिनसे पहले बेटा द का यूज किया जाता है। इनमें है द गंगा, द नील, द होंगहो, द सतलुज, द हुगली, द थेम्स, द अमेजोन, द मिसिसिपी। बेटा मिसिसिपी की स्पेलिंग याद कर लेना अच्छे तरह से। द यमुना, द कोशी, द कृष्णा, द कोंगो और इसी तरह से बेटा बहुत सारी नदियां हैं जिनसे पहले हम द का यूज करते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे जो कुछ विशेष नदियां हैं उनकी लेंथ भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। जैसे द नील है 6650 किलोमीटर्स लेंथी ये एक रिवर है। इसी तरह से और भी किसी के मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इनको देख लेना। अब आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है बेटा कि नदियों के साथ में यदि उसका शहर का नाम भी जुड़ा हुआ हो ना तो आपको बेटा उन नदियों से पहले द का यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है द गंगा इज आवर होली रिवर, कि गंगा हमारी पवित्र नदी है। अब बेटा यहाँ पे गंगा जो रिवर है वो अकेली आई है, यहाँ पे किसी शहर का नाम इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो गंगा के पहले हमने द लगा दिया और इस तरह से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेकंड सेंटेंस देखिए बेटा, माई हाउस इज सिचुएटेड एट किंगस्टन ऑन थेम्स। तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मेरा जो घर है वो किंगस्टन नामक जो शहर है जो कि थेम्स नदी पर है वहां पर है। तो बेटा देखो इस थेम्स के पहले जो किंगस्टन है वो शहर का नाम है, तो शहर का नाम यदि नदी के साथ जुड़ा हुआ है तो बेटा उस नदी से पहले द का यूज नहीं होगा और मैंने थेम्स से पहले द का यूज नहीं किया है। नॉर्मल कंडीशंस में हम क्या करते हैं बेटा, थेम्स से पहले जरूर हम द का यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यदि शहर का नाम भी उस नदी के साथ जुड़ा हुआ है तो आपको वहां पर द का यूज नहीं करना है। सेकंड है बेटा गल्फ, जो खाड़ी होती है उनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। इनमें से कुछ जो गल्फ है मैंने यहाँ पे लिख दी है, जैसे द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ चाइना,
हडसन बे, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द पर्शियन गल्फ, द गल्फ ऑफ गुआना। अब इनको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, है ना। ऐसे ही जो गल्फ और जो बेज है बेटा वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव नेवर सीन द गल्फ ऑफ मैक्सिको, कि मैंने जो मैक्सिको की गल्फ है वो कभी देखी नहीं। तो बेटा यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको आया यहाँ पे, तो इससे पहले द का यूज होगा। इसी तरह से बेटा सेकंड एग्जाम्पल है द हडसन बे इज द सेकंड लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। तो अब आप मुझे बताइए बेटा इसमें क्या गलती है। आपको पता हो तो मैंने अभी कुछ सेकंड पहले इसी वीडियो में हडसन बे को द हडसन बे बोला था या हडसन बे। तो बेटा अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने इसको केवल हडसन बे बोला था। अगर विश्वास नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस देख लेना, सुन लेना मेरी आवाज को कि मैंने इसको द हडसन बे बोला था या हडसन बे, और लिखा भी बेटा वो ये ऊपर हडसन बे। तो बेटा हडसन बे से पहले द का यूज नहीं होता है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसी तरह से बेटा हम बात करें थर्ड पॉइंट सी के बारे में, सागर के बारे में। तो यहाँ पे बेटा मैंने कुछ सीज के नेम लिखे हैं, जैसे द रेड सी, द ब्लैक सी, द डेड सी, द अरेबियन सी, द कैस्पियन सी, द मेडिटेरियन सी। तो ये कुछ ऐसे सीज के नेम है जिनसे पहले बेटा हमेशा द का यूज होता है। और कुछ नहीं, मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि जितने भी सीज आपको दिखाई देते हैं या जिनके बारे में आपने सुन रखा है तो उनसे पहले बेटा द का यूज हमेशा होगा। और आप मुझे बताइएगा कि जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है एवरीवन फियर्स गोइंग थ्रू डेड सी, तो ये यहाँ पर गलत क्यों है। इसी तरह से बात करें हम पॉइंट नंबर 4 की, तो उसमें है ओशियंस। जितने भी यहाँ पे ओशियन है ना बेटा, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्टिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन, द साउदर्न ओशियन, तो इन सभी नामों से पहले भी बेटा हम द का यूज करते हैं। अब है बेटा फिफ्थ पॉइंट ग्रुप ऑफ आइलैंड। बेटा इस टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है। देखिए एक तो होता है अकेला आइलैंड और एक होता है ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। बहुत सारे जो आइलैंड होते हैं ना उनका ग्रुप एक अलग चीज है और एक अकेला आइलैंड एक अलग चीज है बेटा। तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं ना, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द निकोबार्स, द फिलीपींस, द अंडमान, द चैनल आइलैंड, तो बेटा ये जितने भी मैंने आइलैंड के नाम लिए ना ये केवल अकेले आइलैंड नहीं है बेटा, ये आइलैंड्स के ग्रुप हैं। तो अगर आइलैंड्स का ग्रुप आए तो उससे पहले हमें द का यूज करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर रखा है सभी में। लेकिन बेटा यदि अकेला कोई द्वीप आता है या आइलैंड आता है तो उसके नाम से पहले आप द का यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे है सुमात्रा, सिलोन, सिसिली, जावा, तो ये 4 ऐसे कुछ मैंने आइलैंड लिखे हैं बेटा जो केवल अकेले आइलैंड है। केवल एक बेटा जमीन का टुकड़ा है और वो अकेला है, ठीक है ना। तो ये कोई आइलैंड के ग्रुप नहीं है, केवल एक अकेले आइलैंड हैं, इसलिए इनसे पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। अब जैसे हम यदि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे ना तो वो है बेटा आई विजिटेड द सुमात्रा आइलैंड। और बेटा यही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था आपसे पूछने का कि क्या आपको वास्तव में द का यूज आता है। अगर आपने करेक्ट आंसर दिया होगा पहले तो फिर बेटा आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं थी। यदि फिर भी आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको इसके लिए बेटा बहुत बहुत थैंक यू। ये तो बेटा आपका प्यार है कि आप अपना नॉलेज गेन करने के लिए मेरे वीडियोस देखा करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच बेटा। चलो बात करते हैं हम यहाँ पे आई विजिटेड द सुमात्रा आइलैंड। तो बेटा ये जो सुमात्रा है वो आइलैंड्स का ग्रुप नहीं है, ये केवल अकेला आइलैंड है, इसलिए यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। और इस तरह से बेटा ये फर्स्ट जो सेंटेंस है वो इस तरह से होना चाहिए आई विजिटेड सुमात्रा आइलैंड। और इसी तरह से बेटा हम नहरों की बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं नहरों के, द पनामा नहर, द स्वेज नहर, द ग्रैंड नहर, द मैनचेस्टर नहर, द सू नहर, है ना। तो ये काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। इसी के साथ बेटा मैंने स्वेज कैनल के बारे में लिखा है कि ये विश्व में सबसे लंबी नहर है। तो बेटा आपको क्या है, इनको याद करना है। आपकी जीके पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बेटा आर्टिकल के मामले में, क्योंकि द के प्रयोग जितने भी नाउन से पहले होते हैं ना वो सारे के सारे एग्जाम्पल जीके से रिलेटेड है। जैसे नहरों के नाम याद होने चाहिए, महासागरों के नाम याद होने चाहिए, रेगिस्तानों के नाम याद होने चाहिए, और इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं जिनका कि आपको एक जनरल नॉलेज रखना होगा। इसी तरह से यदि हम माउंटेन सीरीज की बात करें, ये पॉइंट भी बेटा आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ माउंटेन सीरीज के नाम लिखे हैं, द ईस्टर्न घाट्स, द आल्प्स, द विंध्यास, द हिमालयास। तो बेटा ये तो क्या है, माउंटेन सीरीज है। अब बात करते हैं पर्वत या पर्वत की चोटियों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब देखो माउंटेन सीरीज क्या होती है, बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, मतलब बहुत सारे 2 या 2 से ज्यादा जो पहाड़ होते हैं वो मिलकर एक सीरीज बनाते हैं और जिनको हम क्या बोल देते हैं, माउंटेन सीरीज। ये तो बात हो गई माउंटेन सीरीज की, पर्वतों की श्रृंखला के बारे में। यदि हम बात करें केवल अकेले पर्वत की या एक ही पर्वत का नाम हो या पर्वत की जो चोटियां हैं उनका नाम हो तो बेटा वहां पर हम द का यूज नहीं करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे देखे ना तो माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, माउंट फुजी, नंदा देवी, ये क्या है बेटा, केवल अकेले अकेले पर्वतों के नाम है और इनसे पहले द का यूज नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द माउंट आबू लाइज टू द साउथ ऑफ राजस्थान, कि जो माउंट आबू है वो राजस्थान के दक्षिण में पड़ता है। तो बेटा यहाँ पर माउंट आबू जो है वो पर्वत की चोटी का नाम है, ये किसी पर्वत श्रृंखला का नाम नहीं है, मतलब ये पहाड़ों का कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसलिए इससे पहले आपने जो द लिखा है वो गलत है। और यहाँ पर बेटा मैंने पॉइंट नंबर 8, 9, 10 मतलब एरोप्लेन्स के नेम, शिप्स के नेम, ट्रेन्स के नेम, है ना, तो ये कुछ ऐसे नेम्स मैंने लिखे हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। और बेटा ये जरूरी भी नहीं है कि हर एरोप्लेन या हर शिप या हर ट्रेन के नाम से पहले आप द का यूज करेंगे। जिनके नाम से पहले आपको द का यूज करना है उनमें से जो 90% नेम्स हैं वो तो बेटा मैंने आपकी स्क्रीन के सामने लिख दिए हैं, आप इनको कंठस्थ याद कर लेना। बस मेरी आपके साथ में यही एक्सपेक्टेशन है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आर्टिकल द के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। यदि फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है इन टॉपिक्स रिलेटेड तो बेटा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंचे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बेटा रूल नंबर 11 हमें ये कहता है कि यदि सेंटेंस में आपको डेट प्लस ऑफ प्लस मंथ्स नेम स्ट्रक्चर वाला यदि कोई पार्ट आपको दिख जाए तो बेटा ऐसी चीजों से पहले हम द का यूज जरूर करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखें, फर्स्ट एग्जांपल है आई वॉज बॉर्न ऑन 4th of April, मेरा जन्म 4 अप्रैल को हुआ था। तो बेटा इस सेंटेंस में देखने पर पता चल रहा है कि यहाँ पर अप्रैल मंथ का नेम है, उससे पहले ऑफ आया और ऑफ से पहले बेटा डेट आई हुई है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस डेट से पहले द यूज करना चाहिए था और हमने क्योंकि इस सेंटेंस में द का यूज इस डेट से पहले नहीं किया इसलिए बेटा ये सेंटेंस गलत हो गया। बेटा सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, आई वॉज बॉर्न ऑन द 4th of April। इसी तरह से बेटा सेकंड सेंटेंस है शी हैड विजिटेड दिस प्लेस ऑन द 6th March। और बेटा यदि सेंटेंस में डेट और मंथ्स के नेम के बीच में ऑफ का यूज नहीं भी होता है तो भी ऐसी सिचुएशन में बेटा आपको उस डेट से पहले द लिखना जरूरी है, जैसा कि इस सेंटेंस में दिया गया है। अब यदि बेटा हम रूल नंबर 12 की बात करें तो बेटा द का जो यूज है ना, वैसे तो हमें पता है कि जो कंट्रीज के नेम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होता है और प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज तो नहीं होता, लेकिन फिर भी बेटा कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे स्टेट हैं जो डेवलप्ड हैं। हमारा इंडिया क्या है बेटा, डेवलपिंग है, इसलिए इससे पहले द का यूज नहीं होगा। लेकिन कुछ डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसा कि बेटा आपको अपनी स्क्रीन के बाईं तरफ दिख रहा होगा, ये मैंने कुछ कंट्रीज और स्टेट के नाम लिख रखे हैं, इनसे पहले आप जरूर द यूज करेंगे। जैसे द यूएसएसआर, द यूएसए, द यूके, द नीदरलैंड्स। बेटा ये नीदरलैंड नहीं है, ये है नीदरलैंड्स। द यमन, द हैग, द सोवियत यूनियन, द सूडान। तो बेटा इन नेम से पहले आपको द हमेशा यूज करना है। लेकिन बेटा आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी, यदि किसी देश या राज्य का प्रयोग विशेष अर्थ में हो रहा है ना तो उनसे पहले बेटा आप द का प्रयोग करेंगे, चाहे वो किसी भी देश का नाम क्यों ना आए या किसी भी स्टेट का नाम क्यों ना आए, वहां पर हम डेवलप्ड या डेवलपिंग वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि उस देश या राज्य का नाम जो है विशेष अर्थ में हुआ है, तो बेटा मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है दे विजिटेड सूडान लास्ट मंथ, मतलब उन्होंने पिछले महीने सूडान देखा, मतलब सूडान घूमने गए होंगे वो। तो बेटा ये सेंटेंस गलत क्यों है, क्योंकि बेटा सूडान से पहले हमने द का यूज नहीं किया। इसी तरह से यदि हम सेकंड सेंटेंस को देखें तो सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है बेटा इंडिया ऑफ 1945 वाज स्लेव ऑफ द ब्रिटिश, मतलब 1945 का जो भारत था ना वो ब्रिटिश का क्या था, गुलाम था बेटा। तो बेटा यहाँ पर रिसेंट में जो इंडिया है उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पर इंडिया विशेष अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। मतलब कौन से ईयर का भारत, 1945 ईयर का जो भारत है वो बेटा ब्रिटिश का गुलाम था और ये बात सच भी है। तो यहाँ पर इंडिया का जो यूज है वो विशेष अर्थ में हो रहा है, तो यहाँ पर बेटा इंडिया से पहले द आना चाहिए था और ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए बेटा द इंडिया ऑफ 1945 वाज स्लेव ऑफ द ब्रिटिश, और ये द यूज नहीं किया मैंने यहाँ पे, इसलिए बेटा ये सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो गया है। और अब बेटा यदि हम रूल नंबर 13 की बात करें तो रूल नंबर 13 हमें ये कहता है कि जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी अन्य प्रॉपर नाउन से की जाती है तो अन्य प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा इसको एग्जांपल के थ्रू आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
फर्स्ट में लिखा हुआ है राहुल इज द धारा सिंह ऑफ जयपुर। तो बेटा यहाँ पर राहुल की तुलना धारा सिंह से की गई है, लेकिन बेटा राहुल जो है वो जयपुर में रहता है, तो इसका मतलब ये है बेटा कि राहुल की जो बॉडी शोडी है ना वो धारा सिंह की तरह बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए राहुल प्रॉपर नाउन है, धारा सिंह भी प्रॉपर नाउन है। इन दोनों का कंपैरिजन किया तो जो बाद वाला प्रॉपर नाउन है ना उससे पहले मैंने यहाँ पे द का यूज किया है बेटा, इसलिए बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेकंड सेंटेंस में यदि हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा अहमदाबाद इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो बेटा अहमदाबाद का जो कंपैरिजन है वो मैनचेस्टर से किया गया है कि जिस तरह से मैनचेस्टर कपड़ों के मामले में फेमस है, सेम वैसे ही बेटा अहमदाबाद भी इंडिया में कपड़ों के मामले में फेमस है। इसलिए बेटा दूसरे प्रॉपर नाउन से पहले मैंने यहाँ पे द का यूज नहीं किया और इसलिए बेटा ये सेंटेंस गलत है। ठीक इसी तरह से यदि बेटा हम रूल नंबर 14 की बात करें ना तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्न शब्दों के बाद में हमेशा द का यूज किया जाता है। अब वो शब्द कौन से है बेटा, जो आपकी स्क्रीन पर बाईं तरफ दिख रहे हैं ना वो सारे शब्द, जैसे सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, द मेजोरिटी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। बेटा आइदर को ईदर भी बोल सकते हैं और नाइदर को नीदर भी बोल सकते हैं, है ना। नन ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ। तो ये जितने भी शब्द हैं बेटा इनके बाद में हमेशा द आएगा, और द के बाद में यदि कोई संज्ञा आ रही है तो बेटा ध्यान रखना वो संज्ञा क्या तो बहुवचन रूप में होगी या फिर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होगी। चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पे ऑल ऑफ द बॉय हैव वॉन द मैच। तो बेटा देखा आपने ऑल ऑफ के बाद में मैंने द का यूज किया है, लेकिन एक गड़बड़ी कर दी। द के बाद में यहाँ पर जो संज्ञा आ रही है वो काउंटेबल आ रही है, और काउंटेबल जब संज्ञा आए तो बेटा वहां पे सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, हमेशा हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। और यह सेंटेंस बेटा बॉयज न लिखने के कारण गलत हो गया पूरा का पूरा बेटा। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ ऑफ द जूस हैड बीन ड्रंक। तो बेटा यहाँ पर हाफ ऑफ लिखा हुआ है और यहाँ पर साथ में मैंने द लगा दिया है और इसी के साथ में अनकाउंटेबल नाउन आ गया है। तो अब बेटा आप मुझे बताइए कि मैंने यहाँ पर क्या गलती की है। यदि अब हम बेटा रूल नंबर 15 की बात करें तो रूल नंबर 15 हमें ये कहता है कि नाउन इन अपोजिशन से पहले हमेशा द लिखा जाता है। तो बेटा सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि नाउन इन अपोजिशन किसे कहते हैं। तो बेटा नाउन इन अपोजिशन एक सेंटेंस का वो पार्ट होता है या वो भाग होता है जो किसी संज्ञा के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट में है बेटा मोहन द शॉपकीपर इज एन ऑनेस्ट मैन। तो बेटा यहाँ पर जो द शॉपकीपर है वो आपको एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा है मोहन के बारे में कि भाई जो मोहन है ना, मोहन कौन, वही जो शॉपकीपर है, दुकानदार है ना, इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार व्यक्ति है। तो बेटा जो ये कॉमा के बीच में आपको द शॉपकीपर दिख रहा है तो ये क्या है बेटा, नाउन इन अपोजिशन। हमेशा ध्यान रखना नाउन इन अपोजिशन जिस नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है हमेशा नाउन इन अपोजिशन उस नाउन से बाद में आएगा। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखें, अमिताभ बच्चन एक्टर वॉज टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव। बेटा क्या आपको पता है अमिताभ बच्चन और उनके जो बेटे हैं अभिषेक बच्चन दोनों के दोनों कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हाँ बेटा ये सच बात है और इसी चीज को ध्यान में रखकर मैंने ये सेंटेंस आपके लिए बनाया है। तो बेटा अमिताभ बच्चन एक्टर वॉज टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव। तो बेटा इस सेंटेंस में देखिए नाउन इन पोजीशन कौन है, अमिताभ बच्चन या एक्टर। सीधी सी बात है एक्टर है। तो बेटा एक्टर से पहले हमें द का यूज करना चाहिए था क्योंकि जो एक्टर है बेटा ये जो वर्ड है ना वो अमिताभ बच्चन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि भाई अमिताभ बच्चन कौन, वो अमिताभ बच्चन जो एक्टर है। तो यहाँ पर बेटा द का यूज होना चाहिए था और नहीं किया मैंने द का यूज, इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। बेटा 1 मिनट के लिए हम सब मिलकर अमिताभ बच्चन जी के लिए प्रे जरूर करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी कोरोना से नेगेटिव हो पाएं। तो बेटा रूल नंबर 16 हमें ये कहता है कि जो न्यूज़पेपर होते हैं और जो मैगजीन होती हैं बेटा उनके नेम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं न्यूज़पेपर मैगजीन के, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द डेली न्यूज। तो बेटा ये कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स थे जिनसे पहले की हम द का यूज करते हैं। लेकिन बेटा आपको एक चीज याद रखनी है कि समाचार पत्रों के नाम से पहले यदि पजेसिव केस का प्रयोग हो रहा है ना तो ऐसी स्थिति में बेटा हम समाचार पत्रों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए बेटा इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया डेली।
तो बेटा देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ये न्यूज़पेपर का नाम है और इससे पहले मैंने यहाँ पे द लिख दिया है और इस वजह से बेटा ये पूरा सेंटेंस सही है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड सेंटेंस की तो यहाँ पे कुछ ऐसा है बेटा, देयर इज एन अमेजिंग स्टोरी इन टुडेज द डेली न्यूज। तो बेटा यहाँ पे देखिए आप, डेली न्यूज ये है अखबार का नाम और इससे पहले बेटा टुडेज आ गया। तो टुडे में जो अपोस्ट्रोफ एस लग रहा है ना, तो बेटा ये पॉजिटिव केस का साइन है। ध्यान रखिए बेटा, किसी भी संज्ञा का यदि हमें पॉजिटिव केस बनाना है तो उसके 3 ही नियम होते हैं। क्या तो आप ऑफ का यूज करो यदि संज्ञा निर्जीव है, या फिर आप अपोस्ट्रोफ एस या केवल अपोस्ट्रोफ का यूज कर सकते हैं यदि संज्ञा सजीव है तो बेटा यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस आने का मतलब है कि जो टुडे है ये पॉजिटिव केस में है और पॉजिटिव केस के बाद में डेली न्यूज नाम का जो अखबार है इसका नाम आया है। तो बेटा इस डेली न्यूज से पहले द का यूज नहीं होगा, जो कि हमने यहाँ पे द का यूज कर दिया है, इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था बेटा, देयर इज एन अमेजिंग स्टोरी इन टुडेज डेली न्यूज। अब अगर हम बात करें बेटा रूल नंबर 17 की, तो रूल नंबर 17 हमें ये कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस दैट टू प्लस प्लूरल नाउन, इसकी स्थिति में बेटा कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। बेटा हमेशा ध्यान रखना, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति आती है जबकि हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस दैट टू और प्लस प्लूरल नाउन आए तो हम ऐसी स्थिति में बेटा कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बेटा इस रूल को हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरीके से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, राहुल इज बेटर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। तो बेटा इस सेंटेंस को देखने पर पता चल रहा है कि जो बेटर है बेटा वो कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद में ऑफ आया है, उसके बाद में बेटा द टू का यूज हुआ है और उसके बाद में बेटा जो प्लूरल नाउन है वो आया है। तो यदि इस तरह का स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाए तो बेटा आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करना होगा। तो बेटा ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, राहुल इज द बेटर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में बेटा मैंने आपको यहाँ पर बेटर से पहले द का यूज भी कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी बेटा ये सेंटेंस गलत है। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि इस सेंटेंस में क्या गलती है। अब अगर हम रूल नंबर 18 की बात करें तो बेटा ये भी कंपैरेटिव डिग्री से ही संबंधित है, लेकिन बेटा ये नियम रूल नंबर 17 से थोड़ा डिफरेंट है। इसको ध्यान से पढ़िएगा बेटा, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में एक वचन संज्ञा आए तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले एन का प्रयोग होता है न कि द का, और ऐसी स्थिति में बेटा सेंटेंस में ऑफ का यूज नहीं होता है। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू फिर से अच्छी तरह समझते हैं। फर्स्ट है बेटा, रेखा इज द वर्स्ट सिंगर देन हेमा। तो बेटा इस सेंटेंस को देखने पर पता चल रहा है कि जो वर्ड्स है ये बेटा कंपैरेटिव डिग्री है। इस स्थिति में बेटा इस कंपैरेटिव डिग्री के बाद में जो सिंगर है वो एक वचन संज्ञा है, और ऐसी स्थिति में बेटा वर्ड्स जो कि कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले द का यूज नहीं होता है। आप आवश्यकता अनुसार ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, रेखा इज अ वर्स सिंगर देन हेमा। इसी तरह से यदि हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो बेटा इसमें लिखा हुआ है, दिस इज ए ओल्डर लैपटॉप देन दैट। तो बेटा देखिए यहाँ पे ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री है ओल्ड का, तो इस तरह से बेटा यहाँ पर मैंने ए या एन में से ए का यूज किया है। लेकिन बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो ए का यूज है वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा एन का, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो ओल्डर है उसका जो फर्स्ट लेटर है ओ, उसका जो प्रोनाउंसिएशन करने पर हिंदी का स्वर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ओल्डर से पहले एन आएगा न कि ए। और यदि बेटा आपने एन का प्रयोग सेटिंग से नहीं पढ़ा है तो बेटा इस पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको आई बटन के थ्रू ऊपर मिल जाएगा। अब बात करें रूल नंबर 19 की, तो बेटा रूल नंबर 19 हमें ये कहता है कि 2 वस्तुओं में लगातार बढ़ोतरी या गिरावट दर्शाने के लिए प्रयुक्त जो दोनों कंपैरेटिव डिग्री है उनसे पहले बेटा द का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं बेटा, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर ये एग्जाम्पल दिख रहा है, द हायर ही गोज कूलर ही फील्स। तो बेटा देखो जितनी ऊंचाई पर आप जाओगे उतना ही ठंडा आप फील करोगे, तो बेटा जितनी ऊंचाई बढ़ेगी उतना ही ठंडापन भी बढ़ेगा। तो बेटा ये सेंटेंस लगातार बढ़ोतरी को दर्शा रहा है, और यहाँ पर जो हायर है वो कंपैरेटिव डिग्री है हाई का, और इससे पहले द का यूज हो गया। लेकिन बेटा यहाँ पर जो कूलर दूसरा कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले हमने द का यूज नहीं किया, और इस वजह से बेटा ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत हो गया। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, द हायर ही गोज द कूलर ही फील्स।
ये केवल इस वीडियो का लास्ट रूल है बेटा। तो रूल नंबर 20 हमें ये कहता है बेटा कि जितने भी आयोग होते हैं, कमीशंस होते हैं या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके नाम से पहले बेटा हमेशा द का यूज होता है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में कुछ कमीशंस और कुछ जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनका नाम लिखा है, जैसे द कोठारी कमीशन, द ठक्कर कमीशन। बेटा कोठारी जो कमीशन था वो एजुकेशन इंप्रूवमेंट के लिए बनाया गया था। इसी तरह से ठक्कर जो कमीशन था वो इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो उसकी विशेष रूप से जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। इसी तरह से द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट। तो बेटा कुछ इस तरह से ये कुछ आयोग और जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, इनसे पहले बेटा हम द का यूज करते हैं। तो बेटा रूल नंबर 21 हमें ये कहता है कि द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है बेटा। तो देखिए जैसा कि हम एग्जांपल में देख रहे हैं, ही इज हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, कि वह विश्व में सबसे खुशहाल, सबसे खुश व्यक्ति है। लेकिन बेटा इस सेंटेंस में देखने पर पता चलता है हैप्पीएस्ट जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले हमने द का यूज नहीं किया और इस वजह से बेटा ये जो पूरा सेंटेंस है वो गलत हुआ है। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, ही इज द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल को देखें तो बेटा ये कुछ इस तरह से है, दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो बेटा ये सेंटेंस भी गलत है। अब आप मुझे बताइए बेटा ये गलती क्यों है? क्योंकि मुझे देखने पर लग रहा है कि यहाँ पर द से रिलेटेड तो कोई गलती नहीं की गई है। तो बेटा फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि इस सेंटेंस में मैंने क्या गलती की है। इसी रूल में बेटा एक नोट भी है कि एडवर्ब के सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। हाँ बेटा ध्यान रखना, जो डिग्रीज होती हैं वो एडजेक्टिव की भी बनती हैं और एडवर्ब की भी बनती है बेटा। नियम सारे सेम ही हैं, बस शब्दों का अंतर होता है। कोई शब्द एडजेक्टिव है तो कोई शब्द एडवर्ब है। अब देखते हैं बेटा इसको एग्जाम्पल में। फर्स्ट एग्जाम्पल है विच यूट्यूब चैनल डू यू लाइक द मोस्ट। तो बेटा यहाँ पर देखिए आप लाइक लिखा हुआ है, लाइक मतलब होता है पसंद करना। तो बेटा जो लाइक है वो एक वर्ब है और वर्ब के बाद में आपको पता है मोस्ट का यूज हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये जो मोस्ट है वो एडजेक्टिव तो नहीं है, क्योंकि बेटा एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं और जो वर्ब के बाद में शब्द आए तो बेटा वो होता है एडवर्ब। अब आप कहोगे कि सर आपको पता कैसे चला कि ये जो मोस्ट है वो एडवर्ब है? तो बेटा यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है कि मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा। अब ये सबसे ज्यादा किसकी विशेषता बता रहा है? पसंद करने की। मतलब वो पसंद तो करता है लेकिन पसंद करने की एक विशेषता ये है कि ये जो चीज है वो सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है, इसलिए बेटा मोस्ट क्या है? एडवर्ब। और इस तरह से बेटा हम एडवर्ब से पहले कभी भी द का यूज नहीं करते। नंबर 12 ठीक इसी तरह से बेटा यदि हम रूल नंबर 22 की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है कि ऑर्डिनल नंबर से पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं। बेटा ये नंबर को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो ये नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो कार्डिनल नंबर जैसे हम बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्डिनल नंबर। और दूसरी तरफ है बेटा ऑर्डिनल नंबर, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट और लास्ट के बाद में ये नाउन भी आता है तो बेटा नेक्स्ट और लास्ट को भी हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनल नंबर। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हु इज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का पहला चीफ मिनिस्टर कौन है? तो बेटा यहाँ पर जो वर्ड आया ना फर्स्ट, ये क्या है बेटा? कौन सा नंबर? कार्डिनल है या फिर ऑर्डिनल नंबर? तो बेटा ये जो फर्स्ट है वो ऑर्डिनल नंबर है और इससे पहले बेटा द का यूज होना चाहिए था। सेकंड है आई विल कैच द नेक्स्ट बस। तो बेटा नेक्स्ट के साथ में देखो बस आया है तो नेक्स्ट के बाद में जब नाउन आता है तो बेटा वो जो संख्याएं हैं वो भी हम क्या मानते हैं? इस तरह की जो सीरीज होती है उनको भी हम ऑर्डिनल नंबर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं और इस तरह से बेटा नेक्स्ट से पहले द का प्रयोग हो गया। बट बेटा आपको एक चीज याद रखनी है कि नेक्स्ट और लास्ट के बाद में टाइमिंग वर्ड आए ना, मतलब ध्यान रखना यहाँ पर जो राइट साइड में लिखा हुआ है नेक्स्ट और लास्ट के बाद में नाउन आए तो आपको बेटा द का प्रयोग करना है, लेकिन नेक्स्ट या लास्ट के बाद में टाइमिंग वर्ड आए तो ऐसी स्थिति में बेटा आपको नेक्स्ट और लास्ट से पहले द का यूज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही विल मीट यू द नेक्स्ट मंडे। तो बेटा इस सेंटेंस में देखने पर पता चल रहा है कि यहाँ पर नेक्स्ट आया और नेक्स्ट के बाद में बेटा जो मंडे है वो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, मतलब ये शब्द टाइम को बताता है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर नेक्स्ट से पहले द का प्रयोग नहीं होना चाहिए और द का प्रयोग कर दिया आपने, इसलिए ये सेंटेंस बेटा गलत हो गया। तो बेटा ये तो था रूल नंबर 22। अब 23 और उसके बाद में आने वाले जितने भी रूल हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में 35 रूल्स को इंक्लूड किया है और इन 35 रूल्स में बेटा मैंने सभी जो द के प्रयोग थे उनको शामिल करने की कोशिश की है। तो बेटा रूल नंबर 22 के बाद में आने वाली जितने भी रूल हैं उनमें मेरी आवाज नहीं होगी, सिंपली आपको वो चीजें देखनी होंगी और समझनी होंगी और उनको जितना ज्यादा हो सके आप मेमोराइज करें, याद करें, क्योंकि बेटा आपको पता है अब जो आने वाले
रूल्स हैं उनमें कोई ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि उसको मुझे समझाने की जरूरत है। वो बेटा जीके टाइप के रूल होंगे और जितने एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये वीडियो देखने के बाद में आप उनसे ज्यादा एग्जाम्पल याद करने की कोशिश करें। तो चलिए बेटा देखते हैं वो रूल्स भी। हम ऐसी कुछ सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे जहां पर हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। यदि बेटा आपने वहां पर आर्टिकल का मतलब है जैसे ए एन और द में से किसी का भी प्रयोग कर दिया बेटा तो वो सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। तो बेटा मैं आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस लेके आया हूँ जहां पर कि हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और जिस तरह से बेटा आपने आर्टिकल के यूज के बारे में बड़ी सिंसियरली से पढ़ा था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी बड़ी सिंसियरली से पढ़ेंगे और जो भी चीजें या जो भी रूल्स आपको बताए गए हैं उनको अच्छी तरह से मेमोराइज करेंगे, ताकि बेटा आगे जाकर आपको किसी भी तरह के एग्जाम में, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो बेटा रूल नंबर 1 हमें ये कहता है कि हमें कभी भी लैंग्वेज के नाम से पहले द का यूज नहीं करना चाहिए। आप इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझिए बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल है द इंडियन स्पीक द हिंदी। तो बेटा यहाँ पर जो हिंदी है वो लैंग्वेज का नाम है और हिंदी से पहले मैंने द का यूज कर दिया, इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो गया। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, द इंडियन स्पीक हिंदी। लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना है कि यदि मान लीजिए कोई भी लैंग्वेज आती है और उस लैंग्वेज के बाद में एक वर्ड, ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है ना, ये शब्द लिखा हुआ आए, तो बेटा आपको उस लैंग्वेज के नाम से पहले द का यूज जरूर करना होगा। जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिखा है आई स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। तो बेटा इस सेंटेंस में इंग्लिश तो एक लैंग्वेज का नाम है, लेकिन इस इंग्लिश के बाद में बेटा लैंग्वेज और लिखा हुआ आ गया, इसलिए हमें यहाँ पे इंग्लिश से पहले द का यूज करना चाहिए था। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, आई स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। और बेटा मैंने आपकी स्क्रीन के दाईं तरफ में कुछ लैंग्वेज के नाम भी लिखे हैं। वैसे तो बेटा पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन बेटा मैंने कुछ टॉप लैंग्वेजेस का नाम यहाँ पे लिखा है, जैसे स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी, अरेबिक, पुर्तगाली। बेटा पुर्तगाली की स्पेलिंग ये होती है PORTUGUESE, पोर्तुगीज बोलते हैं इसको, है ना। रशियन, जापानीज, जर्मन, कोरियन,
फ्रेंच, तेलुगु। तो बेटा ये कुछ लैंग्वेज के एग्जाम्पल थे। और वैसे भी बेटा आपको बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनके नाम तो याद रहने ही चाहिए। यदि आपको लैंग्वेज का ही नाम याद नहीं रहेगा तो बेटा फिर उससे पहले आपको ये थोड़ी पता रहेगा कि भाई हमें दे का यूज करना है या नहीं करना। ठीक इसी तरह से रूल नंबर 2 हमें ये कहता है बेटा कि किसी भी तरह का यदि कोई प्रॉपर नाउन आता है तो उससे पहले भी हमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, चाहे वो ए हो, एन हो या फिर द हो। जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिखा है शाहपुरा इज सिचुएटेड इन द जयपुर डिस्ट्रिक्ट। तो बेटा यहाँ पे हिंदी अर्थ होगा इसका कुछ इस तरह से कि शाहपुरा जो है वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो बेटा यहाँ पे जयपुर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, शाहपुरा भी प्रॉपर नाउन है। लेकिन बेटा शाहपुरा से पहले तो मैंने वैसे भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है, लेकिन मैंने क्या किया, जो जयपुर एक विशेष नाम है, प्रॉपर नाउन है, उससे पहले बेटा मैंने दे का यूज कर दिया और इस वजह से ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, शाहपुरा इज सिचुएटेड इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन फिर से बेटा आपको नोट का हमेशा याद रखना है कि यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग विशेष अर्थ में होता है ना तो बेटा आपको उससे पहले दे का यूज करना ही होगा। अभी विशेष रूप से प्रयोग कैसे होते हैं, चलो इसको भी समझ लेते हैं। फर्स्ट में लिखा है द शाहपुरा ऑफ भीलवाड़ा इज वेरी डेंजरस टुडे, कि भीलवाड़ा जो जिला है उसका जो शाहपुरा एरिया है वो आजकल बहुत ही खतरनाक है बेटा। तो बेटा यहाँ पर शाहपुरा लिखा है जबकि ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी शाहपुरा लिखा हुआ था। तो बेटा इसमें जो शाहपुरा का यूज किया गया है ना वो शाहपुरा बेटा भीलवाड़ा जिले का है। और बेटा यहाँ पर किसी अन्य शाहपुरा के बारे में बात नहीं की जा रही है, शाहपुरा वो शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा जिले में है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर जो शाहपुरा शब्द आ रहा है ना बेटा ये एक विशेष अर्थ में आ रहा है। और हाँ बेटा यदि आपने प्रॉपर नाउन के बारे में अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है या फिर आपको ये जानना है कि वास्तव में प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं तो बेटा मैं इस वीडियो के लास्ट में जो एंड स्क्रीन आएगी वहां पर बेटा मैं प्रॉपर नाउन के बारे में जो पोस्ट है वो कर दूंगा। आप वीडियो के अंत में उसको भली भांति देख भी सकते हैं और चीजों को समझ भी सकते हैं। और हाँ बेटा ये जो प्रॉपर नाउन है उसको मैंने विस्तार से इनके रूल्स, एरर्स और स्पॉटिंग एरर्स वगैरह सब चीजें मैंने डिटेल से बता रखी हैं। आप प्रॉपर नाउन के बारे में जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा वीडियो के अंत में। ठीक इसी तरह से बेटा रूल नंबर 3 हमें ये कहता है कि जो सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं ना उनसे पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लिखा है मैथ्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो बेटा यहाँ पर जो मैथ्स है वो क्या है बेटा, एक सब्जेक्ट का नाम है और इसलिए मैंने यहाँ पे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का चाहे वो ए हो या एन हो या द हो मैंने यहाँ पर प्रयोग नहीं किया है। लेकिन बेटा आपको एक विशेष बात के बारे में ध्यान रखना होगा कि यदि सब्जेक्ट का प्रयोग विशेष अर्थ में हो तो बेटा इससे पहले हमें आर्टिकल के रूप में द का यूज करना ही होगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे है हिंदी ऑफ राहुल इज फैबुलस, कि जो राहुल की हिंदी है वो बड़ी शानदार है। बेटा यहाँ पर जो हिंदी है ना वो एक सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन बेटा यहाँ पर जो हिंदी है वो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग की जा रही है। हम यहाँ पर केवल जनरल हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल राहुल की जो हिंदी नॉलेज है उसके बारे में। इसलिए बेटा यहाँ पर हिंदी जो है उसका प्रयोग विशेष अर्थ में पर्टिकुलर सेंस में किया जा रहा है। इसलिए बेटा हिंदी से पहले द लगाना चाहिए था और मैंने यहाँ पर द नहीं लिखा, इसकी वजह से पूरा सेंटेंस बेटा क्या हो गया, गलत हो गया। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था द हिंदी ऑफ राहुल इज फैबुलस। अगर हम बात करें रूल नंबर 4 की तो वो है बेटा कि मैटेरियल नाउन से पहले भी हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब मैटेरियल नाउन में अगर मैं आपको थोड़े से शब्दों में कहूं तो जो लिक्विड चीजें हैं, मेटल हैं और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं तो बेटा इन तीनों चीजों को हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। यदि आपको मैटेरियल नाउन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो बेटा मैं इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन में मैटेरियल नाउन वाला जो वीडियो है वो पोस्ट कर दूंगा। आप वहां पर जाकर मैटेरियल नाउन के मीनिंग, इसके रूल्स, इनसे संबंधित जितने भी एरर्स हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं बेटा। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। फर्स्ट है बेटा द गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल। तो बेटा जो गोल्ड है वो एक मेटल का नाम है, इसलिए ये मैटेरियल नाउन हो गया। और मैटेरियल नाउन से पहले कभी भी बेटा हमें द का यूज नहीं करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा बेटा कि आप ए और एन का यूज भी न करें, मतलब ये है कि किसी भी आर्टिकल का प्रयोग मैटेरियल नाउन से पहले नहीं करना है। सेकंड है बेटा राइस इज सोल्ड बाय किलो। तो बेटा ये सेंटेंस सही है और वो क्यों सही है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे बेटा। और यहाँ पर भी बेटा वही एक विशेष अर्थ वाली बात आ गई कि यदि मैटेरियल नाउन का प्रयोग पर्टिकुलर सेंस में होता है या विशेष अर्थ में किया जाता है तो बेटा इससे पहले हमें द का प्रयोग करना ही होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आई लाइक द टी ऑफ आसाम।
मैं आसाम की चाय पसंद करता हूँ। तो बेटा जो टी है वो लिक्विड चीज है ना, तो लिक्विड चीज से पहले तो दे का यूज नहीं होता है। लेकिन बेटा हम यहाँ पर चाय की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कौन सी चाय? आसाम वाली चाय, मतलब और किसी जगह की चाय नहीं। इसलिए बेटा जो चाय है इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर विशेष अर्थ में हुआ है। और किसके अर्थ में हुआ है? आसाम की चाय के बारे में। इसलिए बेटा यहाँ पर टी से पहले मैंने दे का यूज कर दिया है। आप ये मत समझना बेटा कि जो दे का यूज है वो लिक्विड चीजों के नाम से पहले नहीं होता है बेटा, लेकिन कब होता है? जब हम उसका प्रयोग विशेष अर्थ में करें। ठीक इसी तरह से बेटा यदि आपको रूल नंबर 5 के बारे में बताऊं तो ये है बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। इसका मतलब ये है कि हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पर बेटा आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल लिख दिए हैं, जैसे डेथ, फ्रेंडशिप, गुडनेस, स्कैर्सिटी, ब्रेवरी। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। यदि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लेनी है तो इससे संबंधित जो वीडियो है वो मैं आपको एंड स्क्रीन में पोस्ट कर दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं बेटा। अभी आप समझिए एग्जाम्पल के रूप में, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो बेटा यहाँ पर ऑनेस्टी, क्योंकि इसके लास्ट में टी वाई आ रहा है ना बेटा, नॉर्मल क्या होता है 90% केसेस में जिन शब्दों के लास्ट में टी वाई आता है ना तो वो बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो जो ऑनेस्टी है वो एक क्वालिटी को शो कर रहा है, इसलिए बेटा ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इस ऑनेस्टी से पहले मैंने दे का यूज कर दिया, इसलिए बेटा ये गलत हो गया। फिर यहाँ पर भी बेटा वही नोट वाली बात आती है, विशेष अर्थ में यदि प्रयोग कर रहे हैं ना तो बेटा हमें ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दे का यूज करना ही होगा। अब विशेष अर्थ को आप समझिए, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है, द ब्यूटी ऑफ सरला इज वेरी अट्रैक्टिव। तो बेटा जो ब्यूटी है ना इसको हम जनरल वे में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये जो सुंदरता है वो किसके बारे में है? केवल सरला के बारे में। तो जो सरला की सुंदरता है वो बहुत ही आकर्षक है। तो बेटा यहाँ पर ब्यूटी जो वर्ड है वो सरला के लिए यूज हो रहा है विशेष अर्थ में कि भाई किसकी सुंदरता? केवल सरला की जो सुंदरता है। इसलिए बेटा ये ब्यूटी जो एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इससे पहले बेटा मैंने दे का यूज कर दिया क्योंकि ब्यूटी का यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेंस में प्रयोग किया जा रहा था। तो बेटा रूल नंबर 6 हमें ये कहता है कि यदि नाउन से पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है ना तो आप क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और बेटा बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तो बेटा ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये 4 एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के हैं। यदि आपको इनके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के मीनिंग, इनके एग्जाम्पल, इनके एरर्स वगैरह, इनके रूल्स वगैरह पढ़ने हैं तो बेटा आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की जगह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पढ़ सकते हैं बेटा। दोनों के जो रूल्स हैं सेम वही हैं, बस थोड़ा सा प्रयोग करने का अंतर है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये फर्क होता है कि एक प्रोनाउन है तो बेटा दूसरा एडजेक्टिव है। बाकी चाहे वो प्रोनाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो, इनके जो रूल्स होंगे वो सेम ही होंगे। और बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो वीडियो है आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करके और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ सकते हैं। वहां पर बेटा आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। यहाँ तक कि बेटा उस वीडियो में मैंने आपको ईच, एवरी का प्रयोग कहाँ होता है, किस सिचुएशन में करना पड़ता है, आइदर, नाइदर का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है, सारे रूल्स बता रखे हैं। तो बेटा अब बात करें इस रूल की तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, कौन सा एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो बेटा आपको ऐसे नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ईच अ गर्ल इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो बेटा देखिए यहाँ पे गर्ल है, एक नाउन है और नाउन से पहले बेटा आपको पता है ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इसलिए बेटा आपको यहाँ पर नाउन से पहले ए का प्रयोग नहीं करना चाहिए था और आपने यहाँ पे इस सेंटेंस में ए का प्रयोग कर दिया, इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो बेटा ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, ईच गर्ल इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे है बेटा एवरी द रूम वॉज वेल डेकोरेटेड। तो बेटा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो रूम है एक नाउन है, नाउन से पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। ऐसी स्थिति में बेटा हमें नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर भी बेटा मैंने द जो कि एक आर्टिकल है इसका प्रयोग कर दिया है, इस वजह से बेटा ये सेकेंड सेंटेंस गलत हो गया है। और सही सेंटेंस क्या होना चाहिए बेटा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
यदि हम रूल नंबर 7 की बात करें तो रूल नंबर 7 हमें ये कहता है बेटा कि स्पोर्ट्स के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लिखा जाता है। मैंने यहाँ पर कुछ फेमस स्पोर्ट्स के नाम लिखे हैं, जैसे क्रिकेट, चेस, वॉलीबॉल, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल। तो ये क्या है बेटा, स्पोर्ट्स के नेम हैं। वैसे तो स्पोर्ट्स के बहुत सारे नेम होते हैं, आप जितने ज़्यादा स्पोर्ट्स के नेम याद रखोगे उतना बेटा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही प्लेज द क्रिकेट विद हिज ब्रदर। तो बेटा आप यहाँ पे देखिए, क्रिकेट क्या है, स्पोर्ट्स का नेम है, और उससे पहले बेटा हमें द का यूज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट का प्रयोग जनरल सेंस में हो रहा है। लेकिन बेटा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यदि स्पोर्ट्स का प्रयोग विशेष अर्थ में हो रहा है तो बेटा उससे पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना ही होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्रिकेट ऑफ श्रीलंका इज नॉट गुड, कि श्रीलंका का जो क्रिकेट है वो अच्छा नहीं है। तो बेटा यहाँ पे देखिए, हम एक जनरल क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के क्रिकेट के बारे में। तो यहाँ पर क्रिकेट जो स्पोर्ट्स का नेम है वो बेटा एक स्पेशल कंसर्न में यूज किया गया है, और स्पेशल किसके बारे में, श्रीलंका के क्रिकेट के बारे में। तो बेटा सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, द क्रिकेट ऑफ श्रीलंका इज नॉट गुड। ठीक इसी तरह से बेटा रूल नंबर 8 की बात करें तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आप मील दिन में लेते हैं या रात में लेते हैं, उनके नाम से पहले भी बेटा हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ मील्स के नाम लिखे हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर। तो बेटा ये सुपर नहीं है, ध्यान रखना, ये है सपर। सपर का मतलब होता है रात्रिकालीन अंतिम भोजन। तो बेटा इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। माई मदर सेड, मेरी माता जी ने कहा, द ब्रेकफास्ट इज रेडी। तो बेटा यहाँ पर ब्रेकफास्ट क्या है, मील का नाम है, और उससे पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग कर दिया तो बेटा ये सेंटेंस गलत हो गया। माफी चाहता हूँ बेटा, मैं यहाँ पर क्रॉस का साइन नहीं लगा पाया, लेकिन मैंने आपको ये चीज समझा दी है। यहाँ पर भी बेटा आपको नोट का विशेष ध्यान रखना है, और वो कुछ इस तरह से है बेटा कि यदि आपको किसी भी सेंटेंस में मील का नेम नजर आ जाए और उससे जस्ट पहले एडजेक्टिव का यूज हो रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में बेटा हमें मील के नाम से पहले आर्टिकल के रूप में ए या एन में से किसी एक का प्रयोग करना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा कि यदि मील का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जा रहा है तो बेटा मील से पहले हमें आर्टिकल के रूप में द का प्रयोग करना होगा, न कि ए या एन का। चलिए इसको भी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, ही गेव यू द गुड डिनर। तो बेटा आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि डिनर क्या है, मील का नाम है, इससे पहले एडजेक्टिव आ गया गुड। गुड क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव होता है। आप चिंता न करें बेटा, जब भी हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको एडजेक्टिव के जितने भी सारे एग्जाम्पल हैं वो सारी चीजें बता दी जाएंगी। एडजेक्टिव के बारे में आपको विस्तृत रूप से नॉलेज दिया जाएगा, जिस तरह से बेटा हम आज तक आपको हर टॉपिक के बारे में डिटेल से जानकारी दे रहे हैं। ठीक उसी तरह से एडजेक्टिव की बारी आएगी तो बेटा एडजेक्टिव के बारे में भी आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो बेटा हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो डिनर क्या है बेटा, मील का नेम है। मील के नाम से पहले एडजेक्टिव का यूज हुआ है। यदि एडजेक्टिव मील के नाम से पहले आए तो बेटा आपको आवश्यकता अनुसार ए या एन का प्रयोग करने के लिए कहा था, जबकि मैंने यहाँ पे द का प्रयोग कर दिया, तो बेटा ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा, द लंच ऑफर्ड बाय माई नीस वॉज सो डिलीशियस, कि मेरी भतीजी के द्वारा जो मुझे लंच दिया गया था वो बहुत ही स्वादिष्ट था बेटा। तो यहाँ पर बेटा देखिए, लंच हम नॉर्मल लंच की बात नहीं कर रहे, हम ऐसे लंच की बात कर रहे हैं जो कि उसकी नीस के द्वारा या उसकी भतीजी के द्वारा उसे दिया गया था। तो यहाँ पर लंच का प्रयोग विशेष अर्थ में हो रहा है, इसलिए बेटा मैंने इससे पहले द का यूज कर दिया, और ये सेंटेंस बेटा बिल्कुल करेक्ट है। रूल नंबर 9 हमें ये कहता है बेटा कि जो आपको ये नीचे 4 शब्द दिख रहे हैं ना, तो इन शब्दों के बाद में भी आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब वो शब्द है बेटा टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ। तो ये जो 4 शब्द मैंने लिखे हैं ना बेटा, इनके बाद में प्रयुक्त जो नाउन होगा उससे पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने बताया आपको, ही डिड नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ द मोबाइल। तो बेटा यहाँ पर टाइप ऑफ शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके बाद आने वाला जो नाउन है उससे पहले हमने द का यूज कर दिया, इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। ठीक इसी तरह से बेटा हम रूल नंबर 10 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि जो त्योहार होते हैं, फेस्टिवल वगैरह, और जो छुट्टियां होती है बेटा, हॉलीडेज वगैरह, इनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है वी एंजॉयड द दिवाली। तो बेटा दिवाली एक फेस्टिवल का नाम है, इससे पहले हमें द का यूज नहीं करना चाहिए था, जबकि हमने यहाँ पे द का यूज कर दिया है बेटा, इसलिए ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ पे बेटा आपको विशेष चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप
फेस्टिवल्स या किसी भी प्रकार का जो हॉलीडे है उसका प्रयोग विशेष अर्थ में करते हो तो बेटा आपको उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्रिसमस ऑफ लास्ट ईयर वॉज प्लीजेंट फॉर मी। तो बेटा पिछले साल का जो क्रिसमस था वो मेरे लिए बहुत ही सुहावना, बहुत ही अच्छा साबित हुआ। तो बेटा यहाँ पर हम क्रिसमस जनरल सेंस में बात नहीं कर रहे हैं, एक स्पेशल तरीके से बात कर रहे हैं कि भाई जो क्रिसमस है वो कौन से साल का, पिछले साल का। तो बेटा यहाँ पर एक जनरल क्रिसमस की बात नहीं है, एक विशेष जो क्रिसमस था जो कि पिछले साल का था, वो जो क्रिसमस है बेटा वो मेरे लिए प्लीजेंट था। तो बेटा यहाँ पर क्रिसमस का जो यूज है विशेष अर्थ में हुआ है, इसलिए बेटा यहाँ पर हमें द का यूज करना चाहिए था। क्योंकि हमने द का यूज नहीं किया इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। ये सेंटेंस बेटा कुछ इस तरह से होना चाहिए था, द क्रिसमस ऑफ लास्ट ईयर वॉज प्लीजेंट फॉर मी। तो उम्मीद है बेटा आपको इस वीडियो में नो यूज ऑफ आर्टिकल के रूल नंबर 10 तक के जितने भी रूल्स थे बेटा आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। तो बेटा रूल नंबर 11 हमें ये कहता है कि आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ जो जितने भी आपको शब्द दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, जेल, प्रिजन, मार्केट, तो ये जो कुछ ऐसे शब्द हैं अगर इनका प्रयोग बेटा आप मुख्य उद्देश्य के लिए करते हैं तब तो बेटा इन शब्दों से पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। यदि इन शब्दों का प्रयोग आप मुख्य उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए करते हैं तो बेटा आपको इन शब्दों से पहले द का यूज करना होगा। अब बेटा मेन समस्या ये है कि इन शब्दों को कब तो हम मुख्य उद्देश्य के लिए प्रयोग करें और कब अन्य उद्देश्य के लिए। तो बेटा इन चीजों को आप एग्जाम्पल में बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, ही वॉज इल सो ही वेंट टू द हॉस्पिटल। बेटा वो बीमार था इसलिए बेटा वो हॉस्पिटल गया। तो देखो बेटा सबसे पहले हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, इलाज करवाने के लिए। और इस सेंटेंस को पढ़ने पर भी पता चल रहा है कि जो बंदा बीमार हुआ था ना वो हॉस्पिटल गया है। तो मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल का जो यूज है वो मुख्य उद्देश्य के लिए हुआ है ना, क्योंकि वो बीमार था तो अपना इलाज कराने के लिए या इस बीमारी से रिकवर होने के लिए वो हॉस्पिटल गया। तो बेटा हॉस्पिटल से पहले यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। और क्यों नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बेटा यहाँ पर हॉस्पिटल जाने का जो उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य था और मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा, इलाज करवाना। इसी तरह से यदि हम सेकंड एग्जांपल को देखें तो बेटा इसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ही वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट विद हिज फ्रेंड। तो बेटा सीधी सी बात है वो अपने दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया। तो बेटा उस व्यक्ति का हॉस्पिटल में जाने का मकसद मुख्य उद्देश्य नहीं था। मुख्य उद्देश्य मतलब इलाज करवाने नहीं जा रहा है, वो केवल अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है। और इसलिए बेटा ऐसी स्थिति में इस हॉस्पिटल शब्द से पहले द का यूज करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। इस वजह से बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। अगर हम बात करें थर्ड एग्जांपल की तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ही विल बी रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, कि वह जेल से छूट जाएगा। तो बेटा सीधी सी बात है वो जेल गया क्यों, क्योंकि उसने कोई ना कोई अपराध किया होगा। और यहाँ पर छूटने की बात हो रही है तो बेटा जो रिलीज वर्ड है वो किसी अपराधी के जेल से छूटने पर प्रयोग किया जाता है। इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे प्रिजन से पहले द का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि बेटा उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया था इसलिए वो जेल गया और अब वो जेल से छूटने वाला है। इसी तरह से फोर्थ एग्जांपल की बात करें तो बेटा इसमें लिखा हुआ है, आई वेंट टू कॉलेज टू कंप्लेन अबाउट माई सन, कि मैं अपने बेटे की कंप्लेन करने के लिए कॉलेज गया। बेटा सबसे पहले आप ये बताइए कॉलेज क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए। तो ये तो हो गया उसका मुख्य उद्देश्य। लेकिन बेटा ये जो व्यक्ति है जो कि अपने बेटे की कंप्लेन करने के लिए जा रहा है तो यहाँ पर उसका कॉलेज में जाने का उद्देश्य मुख्य नहीं था। मुख्य मतलब पढ़ने नहीं जा रहा है, वो केवल अपने बेटे की कंप्लेन करने के लिए जा रहा है। और इसलिए बेटा कॉलेज का जो यहाँ पर उद्देश्य था वो मुख्य न होकर अन्य उद्देश्य था, इसलिए यहाँ पर हमें बेटा द का यूज करना था। फिफ्थ एग्जांपल है बेटा, माय फ्रेंड वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। तो बेटा देखो यहाँ पे हिंदी अर्थ करने पर पता चल रहा है कि मेरा जो दोस्त था वो मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए गया। तो बेटा सीधी सी बात है हम मार्केट में क्यों जाते हैं, फल फ्रूट्स खरीदने के लिए। और बेटा वो जो दोस्त है मार्केट में वेजिटेबल खरीदने के लिए गया था, इसलिए बेटा मार्केट से पहले द का यूज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का जो यूज है मुख्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। और वो मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा, सब्जियां खरीदना। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 12 की बात करें तो रूल नंबर 12 हमें यह कहता है बेटा कि यदि दो सिंगुलर संज्ञाएं एंड से जुड़ी हुई हैं और एक ही व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रही हैं तो बेटा आपको ये ध्यान रखना होगा कि केवल पहली संज्ञा से पहले द का प्रयोग करना होगा। लेकिन एक ही व्यक्ति का बोध न कराकर अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराती हैं तो बेटा आपको दोनों संज्ञाओं से पहले द का प्रयोग करना होगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर कमिंग, कि भाई जो प्रिंसिपल है और जो टीचर है वो आ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखने की है
कि यहाँ पर प्रिंसिपल और जो टीचर ये दो संज्ञाएं एंड से जुड़ी हुई हैं और दोनों से पहले बेटा दे का प्रयोग किया गया है। तो मतलब ये है कि किसी स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो भी आ रहा है और उसी स्कूल में जो पढ़ाने वाला टीचर है वो भी आ रहा है। तो ये दोनों अलग अलग बंदे हैं और इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे दे का प्रयोग किया है। और इस स्थिति में बेटा मैंने यहाँ पे आर का प्रयोग भी किया है क्योंकि ये दोनों बंदे क्या है बेटा अलग अलग है, प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है। लेकिन सेकंड सेंटेंस को पढ़ने के बाद में पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल से पहले तो दे का प्रयोग किया लेकिन टीचर से पहले दे का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मैं ये चाह रहा था इस सेंटेंस के थ्रू आपको ये बताना कि भाई जो यहाँ पे प्रिंसिपल है वही टीचर है। कभी कभार होता है ना बेटा स्कूल में कि जो प्रिंसिपल होता है वो टीचिंग का काम भी करता है, इसलिए बेटा ये सेंटेंस कुछ इस तरह से ही बनाया गया है। तो बेटा इस सेंटेंस में मैंने जो प्रिंसिपल यानी पहली जो संज्ञा है उससे पहले ही दे का प्रयोग किया है। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि भैया आने वाला जो व्यक्ति है वो एक ही है, वही उस स्कूल का प्रिंसिपल भी है और वो उस स्कूल में पढ़ाता है इसलिए वो टीचर भी है। तो बेटा आने वाला जो बंदा है वो एक ही है और इसलिए बेटा यहाँ पर मुझे इस का प्रयोग करना चाहिए था जो कि मैंने नहीं किया, इसलिए बेटा ये सेंटेंस गलत हो गया। ठीक इसी तरह से यदि बेटा रूल नंबर 13 की बात करें तो रूल नंबर 13 हमें ये कहता है कि वोकेटिव केस वाली संज्ञाओं से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप ये समझिए कि वोकेटिव केस वाली संज्ञाएं क्या होती हैं। तो बेटा ऐसी संज्ञाएं जिनको हम संबोधित करके बुलाते हैं या ऊंची आवाज देकर बुलाते हैं उनको हम बोलते हैं वोकेटिव केस वाली संज्ञा। तो ऐसी जो संज्ञाएं जो कॉमन नाउन के रूप में ज्यादातर प्रयोग की जाती हैं तो उनसे पहले बेटा हमें दे का प्रयोग नहीं करना है। मतलब यह है कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे हम एग्जांपल में समझें यहाँ पे, तो फर्स्ट एग्जांपल है डोंट स्टे देयर द बॉय। मतलब इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ ये होगा कि अरे लड़के वहां खड़े मत रहो। तो बेटा सीधी सी बात है, यहाँ पर जो बॉय है वो वोकेटिव केस वाली संज्ञा है और कॉमन नाउन भी है, तो इससे पहले हम बेटा दे का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे दे का प्रयोग कर दिया इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। सेकंड सेंटेंस में है ओ द डियरेस्ट फ्रेंड हाउ आर यू। मतलब अपन कई बार बोलते हैं ना संबोधित करके या फिर ऊंची आवाज में बोलते हैं अरे सबसे प्यारे दोस्त कैसे हो तुम। तो इस तरह से बेटा यदि हम संज्ञा के लिए बोल रहे हैं तो मतलब ये है कि बेटा वो संज्ञा जो है वो है वोकेटिव केस में। तो यहाँ पर जो फ्रेंड है ना बेटा वो फ्रेंड वोकेटिव केस वाली संज्ञा है और उससे पहले मैंने बेटा दे का यूज कर दिया। अब आप ये भी कह सकते हो बेटा कि यहाँ पर जो डियरेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री में है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले बेटा हमेशा किसका प्रयोग होता है, दे का। तो बेटा आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो, लेकिन बेटा इस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग वोकेटिव केस वाली संज्ञा से पहले हुआ है, इसलिए बेटा यहाँ पर दे का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे दे का प्रयोग कर दिया इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। इसी तरह से बेटा यदि हम रूल नंबर 14 की बात करें तो रूल नंबर 14 हमें ये कहता है बेटा कि नाउन के बाद में प्रीपोजिशन आए और उस प्रीपोजिशन के बाद में वो सेम नाउन आए जो कि प्रीपोजिशन से पहले आया था। तो ऐसी स्थिति में बेटा हम किसी भी नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये देखिए विलेज आफ्टर विलेज, तो बेटा आफ्टर क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है और उससे पहले आने वाली संज्ञा और बाद में आने वाली संज्ञा सेम है। ठीक इसी तरह से बेटा और भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, आप इन्हें अच्छी तरह से देखिए और लर्न करिएगा। अब इस नियम को बेटा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एन एंड। तो बेटा सीधी सी बात है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो बेटा ये कुछ पैरेलल वर्ड भी होते हैं। जब भी हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि बिगिनिंग से एंड तक, मतलब शुरुआत से अंत तक। तो उसका इंग्लिश कुछ इस तरह से होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो यहाँ पर बेटा मैंने जो एंड है उससे पहले बेटा मैंने एंड का यूज कर लिया और इसलिए बेटा ये सेंटेंस गलत हो गया। अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो सेकंड सेंटेंस कुछ इस तरह से है बेटा कि ही गोज फ्रॉम विलेज टू द विलेज। तो बेटा देखो आप यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हुआ है, उससे पहले विलेज और उसके बाद में भी सेम वही नाउन आ रहा है। तो बेटा ऐसी स्थिति में हमें किसी भी नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना था। चूंकि मैंने लास्ट वाली जो विलेज है या जो संज्ञा है उससे पहले दे का प्रयोग कर लिया, इसलिए बेटा ये सेंटेंस पूरा गलत हो गया। इसी तरह से बेटा हम रूल नंबर 15 की बात करें तो बेटा रूल नंबर 15 हमें ये कहता है कि जितने भी बीमारियां हैं उनके नाम से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब मैंने कुछ बीमारियों के तो यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, जैसे डायबिटीज, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियां होती है बेटा, आप उनके नाम याद करने की कोशिश करिएगा। तो इसको चलो बेटा अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा शी वॉज डाइड ऑफ द कैंसर। तो बेटा यहाँ पर जो कैंसर है वो एक बीमारी का नाम है और बीमारी के नाम से पहले हम कभी भी बेटा आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। चूंकि मैंने यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया है इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। लेकिन आपको एक बात हमेशा नोट के रूप में याद रखनी होगी, यदि बीमारी का हम विशेष अर्थ में प्रयोग करते हैं तो बेटा उस बीमारी से पहले हम दे का प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है, द प्लेग ऑफ नेक्स्ट ईयर विल बी डेंजरियस, कि आने वाले साल में जो प्लेग होगा वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो बेटा ये जो बीमारी है, हम एक जनरल तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल आने वाले वर्ष के प्लेग के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा इसलिए यहाँ पर जो प्लेग शब्द है उसका प्रयोग विशेष अर्थ में हुआ है, और इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे द का प्रयोग किया है। तो बेटा रूल नंबर 16 हमें ये कहता है कि मैन और वीमेन का प्रयोग व्यापक अर्थ में होने पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि विशेष अर्थ में आप इनका प्रयोग कर रहे हैं तो बेटा आपको आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, द मैन इज मोर्टल। तो इसका हिंदी अर्थ है बेटा कि मनुष्य जो है वो मरणशील है, नश्वर है बेटा। मतलब मनुष्य ने यदि जन्म लिया है ना तो उसको एक न एक दिन मरना होगा। तो बेटा यहाँ पर जो मैन का प्रयोग है वो विशेष अर्थ में नहीं हुआ है। मैन का मतलब यहाँ पर बेटा सभी मनुष्यों से लिया गया है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, विशेष अर्थ में नहीं हुआ है। इसलिए बेटा यहाँ पर द का प्रयोग करने की वजह से ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। तो बेटा ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, मैन इज मॉर्टल। इसी तरह से बेटा सेकंड एग्जांपल है, द वुमन हु लिव्स हियर इज अ टीचर। तो बेटा देखिए यहाँ पे मैंने वुमन शब्द का प्रयोग किया है और उससे पहले बेटा द का यूज कर डाला है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर जो वुमन है उसका विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है। अब आप बेटा ये भी कह सकते हो कि सर आपको पता कैसे चला कि इसका विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है? तो बेटा जो वुमन शब्द है वो सभी महिलाओं के लिए यूज में नहीं लिया गया है, वो केवल उस औरत के लिए यूज में लिया गया है जो कि बेटा लिव्स हियर, जो कि कहाँ रहती है? यहाँ पर। तो वो क्या है बेटा? एक टीचर है। तो ये स्पेशल लेडी के बारे में या स्पेशल औरत के बारे में बात की गई है, इसलिए बेटा हम इससे पहले द का यूज कर सकते हैं। और हाँ बेटा, वुमन से पहले आप आवश्यकता अनुसार ए का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से बेटा यदि हम रूल नंबर 17 की बात करें तो इसमें मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे नेचर, लाइफ, डेथ, फ्रीडम, लव। तो ये 5-6 शब्द ऐसे कुछ हैं बेटा जिनका प्रयोग यदि सामान्य अर्थ में होता है, मतलब सभी के लिए होता है ना, तो बेटा हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन वही बात विशेष अर्थ में हम इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल है बेटा, नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन ऑटम सीजन। तो बेटा इसका हिंदी अर्थ यह है कि जो प्रकृति है वो बसंत ऋतु में बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो बेटा यहाँ पर इसका यूज सामान्य अर्थ में हुआ है, कोई विशेष अर्थ में हमने नहीं किया है। सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। तो बेटा इंडिया जो है वो 1947 में आजाद हुआ था। तो यहाँ पर भी बेटा जो फ्रीडम शब्द है उसका प्रयोग सामान्य अर्थ में है। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, द नेचर ऑफ समर इज नॉट गुड। तो बेटा जो यहाँ पर नेचर की बात कर रहे हैं ना, हम केवल सामान्य नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, केवल विशेष नेचर की बात कर रहे हैं जो कि समर सीजन में होती है। तो बेटा वो जो नेचर है वो अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि बेटा गर्मियों के टाइम में जो मौसम होता है ना वो सुहाना मौसम भी नहीं होता और चिपचिपा सा मौसम होता है, इसलिए जो उस टाइम की नेचर है वो बहुत ही अच्छी नहीं होती है। और इसीलिए बेटा मैंने नेचर से पहले द का यूज किया है, क्योंकि नेचर शब्द का प्रयोग यहाँ पर विशेष अर्थ में किया गया है। इसी तरह से बेटा यदि हम रूल नंबर 18 की बात करें ना, तो इसमें यह कहा गया है कि बाई के बाद में यदि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का नाम आए तो बेटा उस ट्रांसपोर्टेशन के नाम से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, आई ट्रेवल बाय द ट्रेन। तो बेटा इसका हिंदी अर्थ होगा, मैं ट्रेन के द्वारा यात्रा करता हूँ या ट्रेन में बैठकर यात्रा करता हूँ। तो बेटा देखिए यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में बेटा एक नाउन आ रहा है जो कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब यातायात का साधन है। तो बेटा इस ट्रेन से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, द का यूज कर दिया, इसलिए बेटा ये जो फर्स्ट सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत है। इसी तरह से यदि हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है बेटा, दे केम फ्रॉम मुंबई बाय एन एरोप्लेन। तो बेटा देखो बाई प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में बेटा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एरोप्लेन। तो वैसे तो बेटा आपको पता है एरोप्लेन से पहले हम एन का यूज करते हैं, आपने काफी बार पढ़ा भी होगा, कई बुक्स में देखा भी होगा। लेकिन बेटा यहाँ पर जो एरोप्लेन है वो बाई प्रीपोजिशन के बाद में आया है, इसलिए बेटा एरोप्लेन से पहले हम एन का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि बेटा मैंने यहाँ पर एन का यूज कर डाला, इसलिए बेटा ये सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो गया। ठीक ऐसे ही बेटा यदि हम रूल नंबर 19 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, निम्न शब्दों के बाद आने वाली जो संज्ञा होगी उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब वो शब्द कौन से है बेटा? द पोस्ट ऑफ, द पोजीशन ऑफ, द रैंक ऑफ, द जॉब ऑफ। अब इसको बेटा हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं बेटा।
फर्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ द हेडमास्टर। तो बेटा देखिए यहाँ पर द पोस्ट ऑफ का प्रयोग हुआ है और इसके बाद जो संज्ञा आ रही है बेटा वो है हेडमास्टर। तो बेटा हेडमास्टर से पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, द का यूज किया है, मतलब आर्टिकल का प्रयोग कर डाला, इसलिए बेटा ये सेंटेंस पूरा गलत हो गया। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, ही वॉज अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है बेटा ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ डीएसपी। तो बेटा इसका हिंदी अर्थ होगा कि उसका जो प्रमोशन है वो डीएसपी रैंक पर हो गया है। तो बेटा यहाँ पर द रैंक ऑफ शब्द का प्रयोग हुआ है और इसके बाद में जो नाउन आ रहा है डीएसपी, इससे पहले मैंने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, इस वजह से बेटा ये पूरा का पूरा जो सेकंड सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। इसी तरह से बेटा यदि हम रूल नंबर 20 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि दिन, महीने, वर्ष और ऋतुओं के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन बेटा आपको विशेष अर्थ का ध्यान रखना होगा। मतलब इन चारों शब्दों का प्रयोग यदि हम विशेष अर्थ में कर रहे हैं तो बेटा फिर हमें इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल है दे वर बोर्न इन मार्च 2006। तो बेटा देखिए यहाँ पर मार्च मंथ का नेम है और 2006 बेटा ईयर का नेम है। इन दोनों से पहले मैंने बेटा किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है और इसलिए बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेकंड एग्जाम्पल है बेटा द मंडे ऑफ लास्ट वीक वाज नॉट सो प्लीजेंट। तो बेटा आप मुझे बताइए मंडे क्या है, दिन का नाम है, इससे पहले मैंने द का प्रयोग किया है, इसके बावजूद भी बेटा ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। अब ये सही क्यों है बेटा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप वीडियो देखते हैं और जब मैं आपको कहूं कि आप इस चीज के बारे में मुझे कमेंट करके बताइए तो बेटा आपको कमेंट करके बताना चाहिए। इससे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरा वीडियो देखा है और उन्होंने मेरे द्वारा पूछे गए जो प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा है। इससे क्या होता है बेटा, थोड़ा सा पॉजिटिव फील होता है एक टीचर को भी कि चलो मैं जिन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, वो बच्चे आखिरकार मेरा वीडियो देखकर अपना नॉलेज गेन तो कर रहे हैं ना कम से कम। तो उम्मीद है बेटा इस वीडियो में आपको और रूल नंबर 20 तक जितने भी रूल बताए गए थे वो समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है बेटा तो आप मुझे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।